ऑलराइट। तो कल बेसिकली हमने कुछ मॉडल्स वगैरह देखे थे और हमने उनका कोड नहीं था किया। हम उनकी जो कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे थे उनका कोड भी आज देख लेते हैं। आज 2 से 3 मॉडल और हैं फर्दर जिनको देखेंगे और उसके अलावा हम एक काम करेंगे कि हम एक डेटा सेट को लेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई करेंगे और उन डिफरेंट मॉडल्स की फिर जो हम बाद में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख लेंगे और उनका F1 स्कोर और एक्यूरेसी स्कोर चेक कर लेंगे कि कौन सा मॉडल जो है हमें उस गिवन डेटा सेट के लिए अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और उसके अलावा एंड पे लास्ट के 15 to 20 मिनट्स आपको डिप्लॉय करने के बारे में भी थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो नूरुल हसन शेयर करेंगे। तो लेट्स गो अहेड। ओके, तो कल हमने जो काम किया था वो बेसिकली था डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हमने किया था, लेकिन उसका कोड हम कल साथ साथ देख चुके हैं। तो डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट इसका कोड हमने नहीं था देखा। बैगिंग बूस्टिंग का कंसेप्ट किया था, उसका भी आपको थोड़ा सा कोड दिखाना था। तो ज़्यादा खास कुछ नहीं है, सिंपली एज इट इज़ जैसे हम नॉर्मली करते हैं। हमने एक अपने पास CSV रीड की डेटा सेट की और उसको एक डाटा फ्रेम बना लिया पांडास के थ्रू और प्री प्रोसेसिंग के अंदर वही सारा कुछ नल वैल्यूज उसमें कोई भी नहीं थी तो उस पर कुछ भी नहीं करना पड़ा। और ये कुछ कॉलम से एक्स्ट्रा जिनकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं थी फॉर करंट काम जो हम करना चाह रहे हैं। बाय द वे ये मैं बता दूँ, ये बैंक का डेटा सेट है और इसमें हम कर क्या रहे हैं कि इसमें चेक कर रहे थे कि डिपॉजिट, ये बेसिकली डिपॉजिट यहाँ पे नाम लिखा है, वैसे कि ये सर्विस है उनकी बैंक की कि वो जो इनका क्लाइंट है वो लेगा या नहीं लेगा। तो ये बेसिकली प्रेडिक्ट करना था बेस्ड ऑन गिवन जो भी फीचर्स हैं उसके अंदर से जो हमें फालतू फीचर्स लगे उनको हमने रिमूव कर दिया। ये सारा कुछ आप लोग उसमें EDA में देख चुके हैं। उसके अलावा वही लेबल कोडिंग, क्योंकि हमें डाटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होता है तो वो सारा कुछ उनको हमने कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली एनकोडिंग कर दी। और एनकोडिंग के बाद ऐसे आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे हमारे पास इसके अंदर कोई भी जो है कैटेगोरिकल डाटा नहीं है क्योंकि हम उसको एनकोड कर चुके हैं। बाकी सेम लास्ट कॉलम था जो कि हमारा टारगेट है, तो उसको छोड़ दिया हमने। ये जो डिपॉजिट है ये वैसे आप लोगों को अरमान ने भी बताया था कि ऑल रोज एंड कॉलम्स में से स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब यहाँ से सारे कॉलम्स पकड़ने शुरू करो, कहाँ तक जाओ, -1 तक। -1 मीन्स दिस डिपॉजिट। ओह वाओ, सॉरी मैं इतनी देर कैसे बोले जा रहा हूँ, मैंने स्क्रीन ही शेयर की। जस्ट गिव मी मिनट। ओके सॉरी, मैं बस पता नहीं क्या कर रहा था। तो दोबारा से आते हैं। हमारे पास बेसिकली सिंपली एक ये बैंक का डाटा सेट था जिसके अंदर ये कॉलम था डिपॉजिट नाम का और ये एक बेसिकली इनकी कोई सर्विस है बैंक की। डिपॉजिट इसका फुल नेम था वो मेरे ध्यान में नहीं है। यहाँ पे बस उन्होंने फीचर का नाम खाली डिपॉजिट रख दिया हुआ है कि जो उनका क्लाइंट है क्या वो ये सर्विस लेगा या नहीं लेगा, ये प्रिडिक्ट करना था। तो गिवन फीचर्स में से हमें कुछ जो फीचर्स लगे काम के नहीं है इस वक्त वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिए और उसके अलावा जो कैटेगोरिकल डाटा थे उनको इनकोड कर लिया और ये हमारे पास उसको प्रिंट किया डाटा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है और वो इनकोड हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम जो XY बेसिकली टारगेट और फीचर्स निकालने होते हैं, ये भी आप लोग पहले देख चुके हैं। ये वही जो अरमान ने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो आपके 2 कॉलम्स है, दिस इज फॉर द रोज, इसका मतलब है सारी रोज। इसका मतलब है कि स्टार्ट करो कॉलम्स फ्रॉम द स्टार्ट और जो -1 है इसका मतलब है कि लास्ट वैल्यू। और इसकी इंडेक्सिंग अगर आप लोग पाइथन में करते रहें तो आपको पता होगा कि जो हम लिखते हैं लास्ट इंडेक्स वो इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब है कि ये प्रीवियस तक का जो डाटा है ये प्रीवियस तक के कॉलम उठाएगा स्टार्ट से लेके। और सेम गोज हेयर, इसके अंदर बस ये है कि हमने खाली -1 लिखा है तो ये उसको स्प्लिट नहीं कर रहा, बेसिकली अभी उस स्पेसिफिक कॉलम को ही उठाएगा। तो -1 इज डिपॉजिट, तो ये हमारे पास बेसिकली फीचर्स एक्स में स्टोर हो गए और टारगेट हमारा वाई है। फिर वही सारा कुछ जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, अगेन 20% डाटा रिजर्व कर लिया टेस्टिंग के लिए
और मॉडल हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है डिसीजन ट्री क्लासिफायर। अच्छा, मैंने बताया था कि इनके अंदर जो मॉडल्स हैं हमारे पास मेन, बेशक वो क्लासिफिकेशन के रिग्रेशन वेरिएंट्स भी आते हैं, तो उसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। उसको बस आप इंपोर्ट करते हुए यहाँ पे अगर आपके पास जो नाम है, अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम आप करना चाह रहे हैं डिसीजन ट्री के थ्रू, तो दैट इज़ पॉसिबल अगर आप करना चाह रहे हैं तो। और वो किस तरह से कि इसमें नाम के अंदर सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे क्लासीफायर लगे यहाँ पे रिग्रेसर लग जाता है, तो इतना सा डिफरेंस है। बट खैर अभी हम क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं तो क्लासीफायर भी रहते हैं। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं हमने किया। हाँ, यहाँ पे मैंने दो वेरिएंट्स बनाए हैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर के। अगेन कल भी मैंने आपको बताया था कि दो इसमें एक एंट्रोपी पे काम कर रहा है, एक जीनी पे काम कर रहा है, लेकिन हमें इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए अगर आप वैसे चाहें समझना, तो ये देख लें कि जो एंट्रोपी है ये इंफॉर्मेशन गेन पे कर रहा होता है, कि इंफॉर्मेशन गेन किसी कॉलम से कितना ज़्यादा आ रहा है, उस कॉलम को हम सबसे ऊपर रख देते हैं। उसके ऑपोज़िट ये जीनी क्या काम कर रहा होता है, ये देख रहा होता है कि कॉलम के अंदर लॉस कितना आ रहा है, मतलब काइंड ऑफ उल्टा है उसका। और ऑब्वियसली ये अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो ये कम होना चाहिए। बाकी इसको अगर आप देखना चाहें तो इसकी वो एसक्यूएल की डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम जाएँ, मतलब ये अभी तक ये भी कहा जाता है कि जो मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ हैं उसमें एसक्यूएल की जो आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, दिस इज़ लाइक द बेस्ट वन। मतलब जितनी उन्होंने डिटेल में बनाई हुई है, मतलब जितनी अच्छी कोई डॉक्यूमेंटेशन बना सकता था ना, वो एसक्यूएल की डॉक्यूमेंटेशन है साइकिट-लर्न की। तो जब भी आपने कोई मॉडल यूज़ करना है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर इतने वो पैरामीटर्स और इतना कुछ आता है, वो नहीं आप याद रख सकते। इवन जैसे अब सिंपली ये ट्रेन टेस्ट फिट है ना, जब स्टार्ट में मैंने करता था तो मुझे ये भी नहीं याद रहता था कि इसको मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट करना है। कहीं पे एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन लगा होगा, कहीं पे एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल्स लगा होगा, कहीं पे एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग लगा होगा। तो इतना कुछ नहीं याद रहता और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। सॉरी, वो बंद हो गया। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन जब आपको ज़रूरत पड़े आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ और वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी उसने बेसिकली बताया हुआ है कि आपके पास क्राइटेरिया किस तरह के होते हैं। ये उसने 3 बताए हैं, लेकिन हम इसमें से जीनी और एंट्रोपी कर रहे हैं फिलहाल, जस्ट टू सी, कंपेयर करने के लिए। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा वैसे। और उसने ये भी बताया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट जीनी है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे इसको अगर मैं ब्लैंक छोड़ देता, तो वो ऑटोमैटिकली उसको जीनी रख लेता। तो खैर मैंने यहाँ पे उसको बताया, उसका नाम मैंने एंट्रोपी रख दी, जिसमें एंट्रोपी और जीनी का नाम जीनी रख दिया। इन दोनों को मैं साइड बाय साइड चला रहा हूँ। तो सेम जो हमारे पास डाटा था, ट्रेनिंग डाटा, उसके ऊपर मैंने फिट कर दिया दोनों को। और उन दोनों की प्रेडिक्शंस भी ले ली। वही प्रोग्राम जो बेसिकली सिंटैक्स सेम है, सिर्फ मॉडल डिफरेंट हो जाता है। ये जीनी की प्रेडिक्शन आ गई, सॉरी एंट्रोपी की प्रेडिक्शन आ गई और ये जीनी की प्रेडिक्शन आ गई। उन दोनों को इवैल्यूएट किया और वही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक्यूरेसी स्कोर चेक किया, उनका कोई खास फ़र्क नहीं है। एंट्रोपी के अंदर अगर वो 73.7 पे है तो यहाँ पे वो 73.8 टाइम क्लोज टू 73.9 है। मतलब जीनी ने बेहतर परफॉर्म किया है, पर बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं। मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस, और ये स्लाइट डिफरेंस अक्सर हमें बहुत यूज़फुल रह जाता है और कहीं-कहीं पे ज़्यादा डिफरेंस भी आ जाता है। तो वो अगेन चेक करने पे है। और इंट्यूशन आपकी क्या, आपकी किस तरह की प्रॉब्लम है, वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। जब आप कर रहे हैं ना एक दफ़ा, तो आप जैसे आज हम करेंगे, हम मल्टीपल मॉडल्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे हमारे लिए कौन सा मॉडल बेस्ट काम करता है। उसके अलावा जो बेसिकली ये हम बनाते हैं डिसीजन ट्री होता है, इसको देखा जा सकता है कि उसने क्या काम किया। खैर वो इतना विजिबल नहीं है, और मेरे ख्याल से इसको हमें देख के ना इतनी खास नॉलेज मिलती भी नहीं है। बेसिकली जो इसने बैकएंड पे सारा काम किया है, ये वो सारा कुछ यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि किस तरह से उसने किस मतलब किस कॉलम को उसने ऊपर रखा और उसकी कौन सी वैल्यू पकड़ी और उसकी वैल्यू कितनी होगी। लाइक इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, तो सपोज कर लें कि उसने एज को सबसे ऊपर रखा, और एज के अंदर उसने, एज के अंदर भी वो फिर चेक करेगा कि अगर एज 45 से ज़्यादा है तो इधर चले जाओ, अगर एज 45 से कम है तो उस कॉलम पे चले जाओ, ऑल दैट स्टफ। अगेन वो हमारे काम की चीज़ नहीं। अगर हमने सिर्फ प्रेडिक्शन लेनी है तो हमें कितनी गहराई में जाने के लिए। तो छोड़ दें, इसके अलावा रैंडम फॉरेस्ट हमने देखा। रैंडम फॉरेस्ट का मैं आपको अगर बताया था कि ये हमारे एडिशनल डाटा सेट में से छोटे छोटे डाटा सेट्स निकालेगा और उनकी ऊपर डिफरेंट डिसीजन ट्रीज बनाएगा।
तो जब ये उन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बना के उन सब की आउटपुट्स लेगा और उनमें से अगर क्योंकि चूंकि अब क्लासिफिकेशन है तो वोटिंग करवाएगा, जो मैक्सिमम रिजल्ट्स होंगे वो उसको कंसीडर कर लेगा एज द ट्रू प्रिडिक्शन। और ये बैगिंग का कंसेप्ट है, ये भी मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि बैगिंग क्या होता है। बेसिकली बैगिंग इज द सेम थिंग कि आप कॉलम्स सॉरी मल्टीपल को आप बैग में और उन सब की जो आउटपुट आती है उन सब की आउटपुट की या तो आप एवरेज ले लेते हैं या आप वोटिंग करवा के तो एक आउटपुट निकाल लेते हैं। दिस इज बैगिंग। और रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग पे ही काम करता है। इंसैम्बल मेथड्स हैं। इंसैम्बल भी बेसिकली जस्ट एक कह लें कि फैंसी टर्म जार्गन है। बेसिकली उसमें ये है कि आपके पास मल्टीपल मॉडल्स हैं जिसकी आप आउटपुट सबकी और एक आउटपुट निकालते हैं, दैट इज इंसैम्बल। तो रैंडम फॉरेस्ट भी इंसैम्बल मेथड्स में आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंपोर्ट भी इंसैम्बल में से हो रहा है। खैर बाकी इसके अलावा रैंडम फॉरेस्ट जो क्लासीफायर है उसके अंदर भी कितनी आपने डिसीजन ट्रीज बनानी वो भी मैंने उसको बताया। एन एस्टिमेटर्स दैट इज 20, 50 और 100, मैंने 3 डिफरेंट जो हैं वो रैंडम फॉरेस्ट को बता दी कि एक मॉडल के अंदर आप 20 डिसीजन ट्रीज बनाओ, दूसरे के अंदर 50 डिसीजन ट्रीज और तीसरे में 100। इसको भी अगर मैं यहाँ पे एस्केलेंट की डॉक्यूमेंटेशन पे सर्च करूँ जो रैंडम फॉरेस्ट है, ये रैंडम फॉरेस्ट ये एक्चुअली इसने सारे रिजल्ट्स दिखा दिए जो जो मैच हो रहे थे। हमें ये वाला चाहिए था जो हम यूज़ करें एनसेम्बल में से रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो ये देखें एन एस्टिमेट मैंने उसको खुद पास किया। अगर मैं खुद ना पास कर रहा होता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या ले रहा होता वो 100। वो खुद से फिर 100 डिसीजन ट्रीज बना रहा होता बैक एंड पे। और सिमिलरली इसको भी वैसे हम क्राइटेरिया कर सकते थे जैसे हमने डिसीजन ट्री किया था, क्योंकि सेम तो डिसीजन ट्री ही बनानी है ना बैक एंड पे, तो उसको भी हम कर सकते थे। और अगेन नहीं पास किए तो उसने खुद से वो जीनी ले ली और हमारे लिए दैट्स फाइन। तो सेम मैंने उन तीनों रैंडम फॉरेस्ट को फिट किया अपने डाटा पे। बाय द वे जो अंदर ये आप देख रहे होंगे ये कुछ अगर वार्निंग्स हैं ये इस तरह का कुछ आ रहा है ना जुपिटर एनवायरनमेंट का, इसको फिलहाल इग्नोर करें। ये मैंने बनाई थी कोलैब पे, तो वहाँ से डाउनलोड करके अभी मैंने इसको मतलब वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे फिर अपने पास लोकल मशीन पे चलाया था, तो उस वजह से बस आ रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है अभी हमसे। बाकी इन तीनों को मैंने प्रिडिक्ट किया 20 डिसीजन ट्रीज वाला 50 और उन तीनों की एक्यूरेसी वगैरह चेक कर ली। तो वो अगर आप देखें तो अगेन अगर देखें विदाउट जो के बाद वैल्यूजन इग्नोर करें तो और तीनों की जो एक्यूरेसी है थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। लाइक वी वर एट 50 पे बहुत मतलब 0.04% का फर्क पड़ा है। और 100 एस्टिमेटेड में जब हम गए हैं उस टाइम हमें थोड़ा सा जो है ना ऑलमोस्ट या आपके 0.4% डिफरेंस जो आया है। तो अगेन इतना खास कोई फर्क है, लेकिन जब डाटा सेट बड़ा हो आपका जो काम कर रहे हैं उसमें 0.01 की भी चेंजिंग जो है आपके लिए अगर मायने रखती होती है अक्सर। और अक्सर ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ इतनी कम चेंजेस ही आए, अक्सर इसमें ड्रास्टिक चेंजेस भी आते हैं। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। उसके अलावा कल हमने बूस्टिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। बूस्टिंग अगेन इट्स फ्रॉम एनसेम्बल मेथड्स। और उसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये प्रीवियस मॉडल जो है उसको भी कंसीडर कर रहा होता है और नेक्स्ट मॉडल इज लाइक यू कैन से कि वो बेटर होता है प्रीवियस मॉडल से। इसकी वो आपको एक जो इमेज थी वो भी दिखाई थी कि वो जिसमें एरो लगा फर्स्ट मॉडल उसकी जो आउटपुट आ रही है दैट इज वो फीड हो रही है सेकंड मॉडल को, सेकंड मॉडल की आउटपुट फीड हो रही होती है थर्ड मॉडल को, ताकि वो प्रीवियस मॉडल्स की भी जो ट्रेनिंग थी उसे सीख के तो फर्दर बेहतर करने की कोशिश करते हैं। दैट इज बूस्टिंग। ये थोड़ा सा डिफरेंस है पैकिंग और बूस्टिंग में। और बूस्टिंग के एल्गोरिथम्स काफ़ी हैं, उसमें से मैंने यहाँ पे आई गेस लगाए सिर्फ एक एडा बूस्ट है और एक एक्सजी बूस्ट है। अगेन इसकी भी अगर आप जाना चाहें थ्री में तो आप जा सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी इवन कि मैं खुद इनकी थ्योरी में इतना नहीं था कि मैंने थोड़ी बहुत देखी थी और बस मैंने क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं कोर्स पढ़ रहा था तब जरूरी थी, पर मैं खुद उसमें इतना ज़्यादा गहराई में नहीं किया था। सिंपली एडा बूस्ट तो आपको एस्केलेंट में मिल जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। बूस्टिंग में अगर यूज़ हो तो काफ़ी जगहों पर आपको एडा बूस्ट ही नज़र आएगा। तो एनसेम्बल मैथड में से आप बस उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं और
सेम वही चीज़ें। हाँ, बेस एस्टिमेटर उसको बता सकते हैं आप। बेस एस्टिमेटर क्या होता है? जो रैंडम फॉरेस्ट था ना, इसके अंदर तो हमें पता है इसमें डिसीजन ट्रीज बनाने हैं, लेकिन जो बूस्टिंग है इसके अंदर आप खुद से कोई भी इसको आप मॉडल्स दे। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो सैम्पल मेथड जो यूज़ हो बूस्टिंग हो, लेकिन डिसीजन ट्रीज पे ना हो, वो हो लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। तो यहाँ पे मैं अपना एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करके उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता, और मैं बेस एस्टिमेटर में उसको वो ऑब्जेक्ट पास कर देता लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। जैसे मैंने यहाँ पे जीनी किया, तो जीनी इस टाइम वैसे डिसीजन ट्री का ही जो मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे बनाया था, वो ये वाला जीनी मैंने उसको पास कर दिया। अगेन इट्स योर चॉइस, आपको जो ज़रूरत पड़ती है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। बाइनरी मैंने इसको क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा डेटा सेट में हमें प्रेडिक्ट करना हो येस नो है और दैट। और अगेन सिंपली फिट किया, अगेन इन वार्निंग्स को इग्नोर करेंगे, कोलैप्स है यहाँ पे ट्रांजिशन की वजह, और उसको जो प्रिडिक्ट करके उसकी एक की, तो वो हमारे पास आ रही है 79.8%। सॉरी, मैं एक्सी बूस्ट पे आ गया हूँ। एडा बूस्ट पे हम उसकी आती है 73.3 आ रही है एडा बूस्ट की। तो अगर आप एक बात, यहाँ पे हमारे पास 73.3% है बूस्टिंग में, और देखें बैगिंग के अंदर जो रैंडम फॉरेस्ट था दैट लाइक काफ़ी बेहतर। तो ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ऐसा हो, लेकिन हम हमारे केस में अगर हम देखें, हमने यहाँ डिसीजन ट्री सिंपल लगाया, हमने रैंडम फॉरेस्ट लगाया, हमने बूस्टिंग के 2 एल्गोरिदम्स लगाए हैं, जिसमें मैं आपको एक्सजी बूस्ट की भी दिखा देता हूँ एक्यूरेसी कितनी आ रही है, दैट इज़ 79.8। हाँ, एक्सजी बूस्ट की बेहतर आ रही है। तो अब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारे लिए रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करना बेहतर है। और एक्सजी बूस्ट की, हाँ, एक बात आपको बतानी थी एक्सजी बूस्ट के बारे में कि एडा बूस्ट आपको एसकेलेंट के अंदर ही मिल जाता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी हो रहा होता है। एक्सजी बूस्ट सेपरेटली अपनी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे मैंने किया। और एक्सजी बूस्ट के अंदर से भी फिर अगेन वो एक्सजीबी क्लासीफायर निकाला। मेथड सेम वही है जैसे वो एसकेलेंट के अंदर से हम एसकेलेंट डॉट लीनियर मॉडल्स में से हम लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन निकालते थे। उसी तरह एक्सजीबी को इंपोर्ट करके उसके अंदर से एक्सजीबी क्लासीफायर निकाला। और अगेन इसके अंदर भी सेम कोई डिफरेंस नहीं है, जो इनको पैरामीटर्स पास होते हैं। बेस एस्टिमेटर को वही मैंने जिनी प्रोवाइड किया, एंड अगेन ऑब्जेक्टिव हमारा बाइनरी एंड ऑल दैट स्टफ, फिटिंग एंड प्रिडिक्टिंग। ये वो है जो हमने कल किया था, वो कोड्स दिखाने थे। ये कोड्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। आज का जो हमारा बेसिकली काम है वो है कि हमने कुछ और मज़ीद एल्गोरिदम्स के मॉडल्स देखने हैं। वो 3 एल्गोरिदम्स हैं, सॉरी मैं एल्गोरिदम कहीं जा रहा हूँ, वो मॉडल्स हैं, 3 मॉडल्स हैं। स्टार्ट करते हैं केएनएन से, बल्कि लाइव से करते हैं, इट्स बहुत ईजी है। फिर हम देख लेंगे के नियरेस्ट नेबल या केएनएन इसको कहते हैं, और एक है एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। इन तीनों को देखें इन थ्योरी ये क्या होता है। तो वैसे आई गेस हमें इसको थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बताता हूँ नाइव बेस क्या है। ये प्रोबेबिलिटी पे काम रहा होता है। प्रोबेबिलिटी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी आपने अगर हो या इवन ना भी पड़ी हो, आप किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो क्या करते हैं हम, देखते हैं कि उसका एक सिंपल फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, कि जो भी कंडीशन निकाली है उसके होने, उसके इंस्टेंस कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल इंस्टेंसेस ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। खैर अगर प्रोबेबिलिटी नहीं भी अगर किसी ने पहले से की, वो इतना कोई मसले वाली बात नहीं। प्रोबेबिलिटी को अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो वो ये है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि ऐसा होगा। और जैसे एक बैग है, उसके अंदर 3 बॉल्स हैं, या लेट्स से हम कर लेते हैं 4 बॉल्स हैं, और वो हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। अब उसके अंदर मैं एक हाथ डाल के एक बॉल निकालता हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसके अंदर देख नहीं रहा, बस मैंने रैंडमली निकाल ली है। तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो बॉल येलो निकलेगी? सो लाइक देयर आर 25% चांसेस, क्योंकि उसके अंदर 4 बॉल्स हैं, चारों डिफरेंट कलर्स की हैं, और रैंडमली अगर मैं निकालूं तो वो 25% चांस होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो
भी उसी तरह प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा होता है। ये सबसे पहले हर एक बाय द वे ये एग्जांपल भी सेम वही है प्ले टेनिस वाली जो हम पहले देख चुके हैं। इसके अंदर इसने हर कॉलम के अंदर उसने आके चेक कर लिया कि कितनों पे हमें यस मिला है और कितनों पे नो मिला है। आउटलुक के अंदर सनी, ओवरकास्ट और रेन पे हमें कितने यस मिले हैं और कितने नो मिले हैं। ऑलराइट, और उसको डिवाइड उसने किया हुआ है टोटल यस और टोटल नो से। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली टोटल है 14 रोज थी, उसके अंदर 9 यस हैं, 9 टाइम्स वो हमें कह रहा है कि आप टेनिस खेलने जाओ, 5 टाइम्स वो कह रहे हैं कि ना जाओ। ठीक है, और लेकिन अगर सनी के केस में देखें तो सनी के केस में हमारे पास सिर्फ 2 यस आते हैं, और इसीलिए हमारे पास जो करंट केस के मुताबिक 2 आ रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल से, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह ये सारा काम कर रहा होता है इसके अंदर। इवन के बाद में जो प्रिडिक्शन है न्यू एंट्रीज के आने पे भी, वो भी कंप्लीटली दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ये फार्मूलाज है कुछ, इसमें भी हमें, जैसे कि हमने पिछले मॉडल्स में भी हम मैथमेटिक्स वाली साइड पे नहीं गए, इसमें भी नहीं जाएंगे। और आई गेस अगर सिर्फ इतना समझ आ गया कि ये प्रोबेबिलिटी भी काम करता है नाइफ बेस की, वैसे भी हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज लाइक द बहुत मतलब द इजीएस्ट मॉडल मुझे जो लगता है अभी तक का, क्योंकि इसने प्रोबेबिलिटी पे काम करना है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी नहीं है और ना ये ज़्यादा तंग करता है। इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ये हमें रिजल्ट कैसा देता है, क्योंकि अब ये सिर्फ इतना सिंपल प्रोबेबिलिटी पे है तो हो सकता है ये हमें अच्छा रिजल्ट ना दे, ये हम चेक करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं उस पर केस नंबर पे। दिस इज अगेन बहुत मुश्किल नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम है। KNN का मतलब ही है ना, उसके फुल फॉर्म नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर नाम से ही अगर आप थोड़ी सी इंट्यूशन अगर आपकी बने, वो ये है कि आपको एक चीज, आपको एक पॉइंट दिया, आपको अब नहीं पता कि वो उसकी क्लास क्या बनती है। आप उसके नजदीक देखें, जो सबसे नजदीक है और सबसे नजदीक ऐसा पॉइंट ढूंढने जिसको ऑलरेडी क्लास मिल चुकी है, उसकी जो क्लास है हम कंसीडर कर लेंगे कि वही क्लास एस न्यू पॉइंट की भी है। जैसे कि उसकी यहाँ पे एग्जांपल है कि ये एक फ्लावर पेटल उसका डेटा सेट है, और आई गेस इसको आयरिस कहते हैं, आयरिस डेटा सेट, आई एम नॉट श्योर लेकिन डेटा सेट का नाम क्या है। ये जो पेटल होती है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो उसमें से बस हमें किस तरह बताया सीपल, और ये सीपल बेसिकली क्या है इसको एक दफा देख लेते हैं। लेकिन दिस इज रिलेटेड टू प्लांट्स। पार्ट ऑफ कैलिक्स ऑफ फ्लावर, बेसिकली आप ये बस कंसिडर कर लेंगे वो फूल की पत्ती जो होती है ना, उसकी आपके पास विड्थ और लेंथ गिवन है, और उसकी बेस पे उसने क्लासिफाई किया हुआ है कि इसकी स्पीशी कौन सी है, जो हमारे पास फ्लावर है वो किस नस्ल का है। अब ये डेटा हमारे पास गिवन था, और सिमिलरली वो अब हमें एक नई लेंथ और नई विड्थ देके हमें कह रहे हैं कि यार अब आप बताओ कि ये कौन सी स्पीशी है। हमें कैसे पता चलेगा? हम चेक कर लेंगे कि ये लेंथ और विड्थ सबसे नजदीक किसके आ रही है। और अगर आप लोगों ने पहले वैसे ही आप मुझे उम्मीद है कि आप सबने पहले मैथ में किया होगा, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा और स्टफ। ये बहुत बेसिक चीज है। डिस्टेंस आप निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं लेकिन ये यहाँ पे यूज कर रहा है, इसको आई गेस कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से 6th 7th में करते हैं, सबने किए होंगे। तो वो होता क्या है बेसिकली, दो आपके पास डेटा पॉइंट्स होते हैं। मैं एक व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ, इसको साइड पे करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस निकालना हो, ये वैसे काफ़ी हम काम कर चुके हैं कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और हम सपोज कर लेते हैं दैट दिस इज 1 1। काफ़ी छोटा, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और सपोज कर लेते हैं जस्ट फॉर नाउ ये हमारे पास है 3 3।
तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना होता था, तो हम क्या करते थे यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू। अगर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपके सामने ओपन करूं, दैट इज क्वाइट सिंपल। ये फॉर्मूला आप सब पहले देखा होगा आपने लाजमी कहीं ना कहीं पे, कि आपके पास जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं उसमें नॉर्मली हम जो दैट वाज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड पूरे का अंडर रूट। तो वही काम ये हमारे पास यूज करता है के एन। अगेन जरूरी नहीं है कि यूक्लिडियन डिस्टेंस ही करो, ये मैनहट्टन डिस्टेंस भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। और एक दफ़ा हम इसका डिस्टेंस निकालना हो वैसे हम कर लेंगे, किस तरह से निकालेंगे। मैं ये वैसे इसलिए इस पे जा रहा हूँ, वैसे हमने मैथमेटिक्स में नहीं जाना था, इस पे इसलिए जा रहा हूँ कि ये मुझे लगता है वो काम है जो सबको पता होगा ऑलरेडी, डिस्टेंस निकालना ना। तो इसमें अगर देखें ये हमारे पास होता है y, दिस इज लेट्स से y2 एंड दिस इज y1। तो इनको आपस में माइनस करके इनका स्क्वायर ले लेते हैं, और सिमिलरली x2 माइनस x1 का डिफरेंस लेके उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों वैल्यूज का सम करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका अगर हम करें क्या होगा, 3 माइनस 1 दैट विल बी 2 एंड 2 का स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे 3 है, x2 माइनस x1 विच इज 1, 3 माइनस 2 अगेन इट्स 2, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट होता है। तो दिस विल बी 4 प्लस 4 8, और इसका अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो बेसिकली इसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी, और उसकी मदद से आप बता सकेंगे कि ये कौन सी क्लास के साथ मैच करता है। अब खैर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला को या मैथ को, जो भी स्टफ था। इतना पता चल गया कि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जैसे भी करना है हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब हम हर एक के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, किसका, जिसका ही हमने स्पीशी प्रिडिक्ट करनी है। सीपल लेंथ 5.2 एंड सिपल विड्थ 3.1, इसकी स्पीशी हमें नहीं पता। इस अब ये तो इसको अगर आप लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं ना उस फॉर्म में, जैसे आप एक डेटा पॉइंट का वो लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ये लिखा है 1,1 इन ब्रैकेट, इसको भी आप उसी तरह कंसीडर करें। इसका आपने इन सब के साथ बारी बारी डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे उसने वो डिस्टेंस लेके हमारे सामने दिखाया हुआ है। और रैंक बेसिकली क्या चीज़ है, जब आपने डिसीजन लिया हर एक के साथ, तो आप देखते हैं सबसे कम किसके साथ आया उसको आप 1 रैंक दे देते हैं, उसके थोड़ा सा ज़्यादा किसके साथ आया उसको आपने 2 रैंक दे दिया, इससे ज़्यादा कौन सा है 3 एंड सो ऑन। आपने उसको बता दिया कि सबसे नज़दीक किसके हैं, वो आपने सारा एक तरतीब में हमें बता दिया डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। लाइक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि आपने सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट देखना है कि आपका डिस्टेंस किससे कम आ रहा है। हाँ, लेकिन इसके नाम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास की क्या है, लाइक नियरेस्ट नेबर तो समझ आता है वाई के। तो नियरेस्ट नेबर जरूरी नहीं हम एक ही नेबर चेक करें, हो सकता है कि एक नेबर हमें ना सही रिजल्ट दे रहा हो, वो हम थोड़े से कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि नियरेस्ट नेबर को पकड़ के हम सेम क्लास हमारे इस पॉइंट को दे दें, तो वो गलत कंसीडर हो, असल में ऐसा ना हो। तो के बेसिकली के की वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे अगर के की वैल्यू 1 है, फिर तो हम नियरेस्ट देखेंगे ना, जैसे 0.22 इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो फिर कौन सी स्पीशी हम कहेंगे, फिर हम कहेंगे ये तो है ही सितोसा। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सितोसा मैम कहती थी इसे, जिनसे हमने पढ़ा था, दिस इज सितोसा। तो नियरेस्ट में तो यही आ रहा है अगर के की वैल्यू 1 है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यार, हमें सिर्फ एक नियरेस्ट नेबर देखे ना तसल्ली नहीं हो रही, हमने एक से ज्यादा भी देख लेनी चाहिए ना। तो हम देख लेते हैं दो नजदीक कौन से हैं, 1 पे ये है और 2 पे ये है, दोनों को चेक किया, दोनों में से टोसा आ रहा है। तो अगेन दोनों को अगर आप वोटिंग करवाएं ना भी करवाएं तो वैसे नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि जब कंप्यूटर है, कंप्यूटर को नजर नहीं आ रहा होता, तो कंप्यूटर अपनी तरफ से वोटिंग करवाएगा।
जब प्रोसेसिंग हो रही होगी, तो अगेन इसमें वो सटोसा ही आएगा। 5 चेक कर लें तो 5 में उसने हमें बताया, ये उसने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि 3 में सटोसा आ रहा है, एक में वर्सी कलर है, एक में वर्जीनिका है। तो अगेन अगर आप वोटिंग करें तो आपके पास सटोसा ही आ रहा है, तो इसके हम कह देंगे यार हमने प्रेडिक्ट कर लिया। लाइक अगर आप एक चीज यहाँ पे आप लोग देखें तो मशीन लर्निंग इज नथिंग एक्सेप्ट मैथ्स और प्रोबेबिलिटी, बट जस्ट लिटिल बिट ऑन स्टेरॉइड। ऑलराइट, ये आगे कोड है, इसको हम बाद में देखते हैं, कोड हम करेंगे। और दैट्स इट फॉर द केएनएन बेसिकली। इसकी भी अगर आप लोग न्यूमेरिकल करना चाहें, जैसे मैंने कल आपको वो दिखाई थी यूट्यूब पे वीडियोस थी, महेश उधर जो चैनल है उनकी, बाय द वे ये स्लाइड्स भी उन्हीं की हैं। तो उन्होंने बनाई हुई हैं। अब जैसे इन्होंने हैमिंग डिस्टेंस पे किया हुआ है, अगेन हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लिया कि डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, और डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, यूक्लिडियन, मैनहट्टन, या जैसे इसने भी यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस यूज किया। तो इनकी वजह से उनकी जो है प्लेलिस्ट मशीन लर्निंग की महेश उधर की, उसमें उन्होंने ये न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं, एंड दे आर लाइक क्वाइट बहुत ईजी हैं। इसके अंदर हमारे पास नाइफ बेस, सॉरी, ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा इग्नोर कर दें कि नाइफ बेस की उसने डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। नाइफ बेस में हम वैसे भी इतना डिटेल में नहीं गए थे, तो भाई सिर्फ दिखाने का पर्पज़ ये है कि आपको पता हो कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लाइक अगर आपका लेटर ऑन कभी माइंड बनता है कंटिन्यू करने का, या आप कहीं पे कर रहे हैं, तो आप उस पर अपनी अपनी पर्सनल रिसर्च कर सकें। अगेन ये वही नाइफ बेस इस स्लाइड में रिपीट हो रहा है, दैट्स नॉट, मतलब हमें उसकी देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा देख लेते हैं एसपीएम को, बल्कि एक मिनट पहले कंफर्म कर लें कि अभी तक दें दोनों मॉडल बताए, शायद मैं कंफ्यूज कर गया हूँ आप लोगों को या कुछ हुआ हो, तो यहाँ पे आप चैट बॉक्स में जब चाहें मैसेज ड्रॉप कर दिया करें। और अभी भी अगर ऑल गुड है तो बताएं, अगर किसी भी चीज़ में कोई इशू आई है तो मुझे अभी रोक दें, मैं उसको रिपीट कर दूं। ऑल गुड, ओके, आई विल टेक इट एज ए यस। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्सिटी वाली साइड पे जाएंगे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज फॉर बिगिनर्स। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन करती क्या है? जैसा कि आपने पहले देखा ना, वो के एन क्या कर रहा था, वो अपने सबसे नज़दीक वाले पॉइंट्स को देख रहा था। इसमें भी काइंड ऑफ मिलता जुलता काम है, लेकिन इसमें हम चेंज क्या करते हैं, ये देखें। यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस थी, एक स्टार्स और एक सर्कल्स। इनको हमने सेपरेट करना है बाय सम एनी मीन। सेपरेट क्यों करना है इस, और सेपरेट करने का हमें बेहतरीन तरीका क्या है, एक लाइन लगा देंगे ना दोनों क्लासेस के दरमियान में। तो उसका हमें फायदा क्या हुआ लाइन लगाने का? हम वो के नियरेस्ट नेबर में भी तो सबसे नजदीक वाले को पकड़ के क्लासीफाई कर सकते थे कि वो कौन सी क्लास का एलिमेंट है। इसका फायदा ये है कि अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा ना, तो उसको हम देख लेंगे, अगर वो लाइन के इस तरफ है तो दैट विल बी सर्कल, अगर वो लाइन के उस तरफ है, बी वाली लाइन को अगर हम दें, अगर बी वाली लाइन के राइट साइड पे कुछ है तो हम कहेंगे वो सर्कल, उसकी क्लास सर्कल है। अगर वो इसके लेफ्ट साइड पे तो हम कहेंगे उसकी क्लास स्टार्स है। अगेन अभी हमने लाइन, एसवीएम क्या करता है, एसवीएम का काम क्या है, उसने इस लाइन को देखना है कि ये लाइन आपने लगानी कहाँ पे है। ये लाइन तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं ना, जैसे ये देखें ए लगाई है, सी लगाई, दीज लाइंस आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। और उसके अलावा हाँ, अब दोनों लाइन वो लगानी है ना जो सेपरेट कर रही हो क्लासेस को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइन, अब तीन उसने लाइंस लगा दी, तीनों लाइन सेपरेट कर रही हैं, लेकिन हम कौन सी लाइन यूज करेंगे इसमें से? अगेन ये भी काम एसवीएम का है। और टारगेट क्या है हमारा, हमने रीच क्या करना है, वो यही है कि आपकी लाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी क्लासेस के एज पे पड़े हुए जो आपके पॉइंट्स हैं उनसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों। जैसे इसके अंदर अगर ए देखें तो ए बहुत नज़दीक है सर्कल्स क्लास के, बी बहुत नज़दीक है स्टार्स वाली क्लास के, लेकिन सी को अगर आप देखें तो वो इस वाले पॉइंट्स के, जो स्टार है ये वाला, और ये है सर्कल्स का एज पे,
इन दोनों से काइंड ऑफ दूर है। इससे ज्यादा दूर करेंगे तो वो किसी एक के नजदीक हो जाएगी। लाइक हमने एक परफेक्ट एक बैलेंस निकालना है। दिस इज द पर्पज ऑफ एसपीएम। और ये बेसिकली उसके लिए कि अगर हम इसको मैनुअली सारा थ्योरेटिकल डिटेल में जाना चाहें तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। सेलेक्ट द हाइपरप्लेन व्हिच सेग्रीगेट्स द टू क्लासेस बेटर, मैक्सिमाइजिंग द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट डाटा पॉइंट ईदर क्लास एंड हाइपरप्लेन, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मार्जिन। अब ये वही बात है बेसिकली सिंपली जो आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने दोनों क्लासेस को एक तो सेपरेट करना है और दूसरा डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए फ्रॉम देयर नियरेस्ट डाटा पॉइंट। जो भी लाइन के नियरेस्ट डाटा पॉइंट बन रहा है उसे डिस्टेंस मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं हम। और ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना उसको वो बता रहे हैं कि उसको हम मार्जिन कहते हैं। और यहाँ पे अगेन उसने हमें डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करके दिखाई हैं, उसमें से हम देखेंगे कौन सी बेहतर है। तो इन सब में से बाय द वे बी वाली बेहतर है। क्यों? हालांकि अगर हम सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको देखें तो इनमें शायद हमें लगता है अगर बाकी लाइन ना ड्रॉ हुई होती कि सेंटर वाली लाइन बेहतर है, क्योंकि वो इन लाइंस की निस्बत तो बेहतर है ना। लेकिन वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि और लाइंस भी हो सकती थी, जरूरी नहीं इस तरह वर्टिकल ही होती। वो टेढ़ी लाइंस के अंदर अगर देखें तो ये बी वाली लाइन का डिस्टेंस मजीद ज्यादा है अपने नियरेस्ट डाटा पॉइंट से। ये बेसिकली काम है एसवीएम का। और हाँ, ये अभी हम जो एसवीएम देख रहे हैं दिस इज फॉर लाइक टू क्लासेस। और दो क्लासेस को ऑब्वियसली एक लाइन से सेपरेट किया जा सकता है। दो से ज्यादा क्लासेस हों तो एक लाइन से तो वो सेपरेट नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स उसके अंदर मल्टीपल लाइंस आएंगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ दो क्लासेस को देख रहे हैं। और इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, वो भी अभी आगे आपको दिखाता हूँ कि ये गेम वही सारे उसमें वो फर्दर डिटेल में जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा हम डिटेल में इतना नहीं जाएंगे। और अगर किसी का इंटरेस्ट हुआ तो ये मैं स्लाइड्स वगैरह बाद में शेयर कर दूंगा। अगर कोई खुद से पढ़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन बिगनर्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो इस तरह की डिटेल्स में जाएं। बाकी इसने उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए हैं। यही बता रहा है कि फीचर स्पेस बहुत बड़ी भी हो तो उस पर भी ये अच्छा काम कर लेता है। और पढ़ लेते हैं। The main strength of SVM is that they work well even when the number of SVM features is much larger than the number of instances। मतलब कि हमारे पास वो बता रहा है कि फीचर्स बहुत ज़्यादा आ गए। हाँ, मशीन लर्निंग में एक चीज़ होती है बहुत मैटर करती है आपका डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर आपके पास आपकी इंस्टेंसेस ही बहुत कम है। लाइक आपने जो ऑब्जर्वेशंस ली हैं वही बहुत कम है, तो आपका मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वो यही बता रहा है कि अगर आपके पास जो फीचर्स हैं, इनपुट फीचर्स हैं या जो कॉलम्स हैं वो ज़्यादा हैं और उसके मुताबिक अगर आप देखें आपकी इंस्टेंसेस या रोज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है, स्टिल ये बेहतर बाकी मॉडल्स की निस्बत आपको कुछ बेहतर रिजल्ट ही देगा। और उस इट कैन वर्क ऑन डेटा सेट्स विद ह्यूज फीचर स्पेस। अगेन जैसे बहुत कम इंस्टेंसेस पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो बहुत बड़े डाटा पे भी ये आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। और वो आपको उसने आगे एग्जांपल भी दिए कि स्पैम फिल्टरिंग में यूज़ हो जाता है। जहाँ पास अब ईमेल के अंदर अगर आपने स्पैम फिल्टर करना है कि ये आपको ईमेल आई को स्पैम है या नहीं है, तो ईमेल्स कैन भी लाइक काफ़ी लेंथी भी हो सकती हैं। और जो ये होते हैं स्पैमर्स होते हैं तो वाकई बहुत अजीबोगरीब और काफ़ी लंबी ईमेल्स भेजते हैं। खैर मूव ऑन करते हैं क्योंकि आगे हमने सपोर्ट की तरफ भी जाना है और एंड पे डिप्लॉय की तरफ भी जाना है। तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं इट इज़ इनएफिशिएंट ऑब्वियसली, क्योंकि वो बार बार लाइन चेक करेगा विच वन इज़ बेटर। तो दिस इज़ इनएफिशिएंट, टाइम कंज्यूमिंग है और आपकी रिसोर्सेज भी यूज़ करता है। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। तो दैट्स फाइन, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो जो एआई इतना थ्राइव कर रही है वो इसी वजह से कर रही है कि हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर जो है ना उसकी तरफ से हम परेशान नहीं होते। एक वक्त था कि हमें मसला होता था, हमारे पास इतनी स्टोरेज नहीं थी और इतने प्रोसेसिंग पावर नहीं थी। उस टाइम में हमारे पास थ्योरेटिकल उस टाइम भी पड़े हुए थे। एआई इज नॉट न्यू, इवन कंप्यूटर भी एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत पुरानी चीज़ें हैं। उस टाइम सिर्फ हमारे पास इतनी पावर नहीं थी उस सबको प्रोसेस करने के लिए। अब वो आ गई है तो अब हम हार्डवेयर को बेसिकली उस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। उस टाइम सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज होता था, अब हार्डवेयर ही इतना ज़्यादा है और तो उस वजह से काम चल जाता है। बट स्टिल ये हमें बताना चाहिए कि एसवीएम जो है
it will use a lot of resources, or it does not work well when there is much noise in data and thus has to compute soft margins. क्योंकि इसमें डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है ना, तो ऑब्वियसली अगर आपका नॉइज होगा और डाटा के अंदर आउटलायर्स होंगे तो आपका जो वो क्रिएट करेगा एक लाइन, वो एक्यूरेट नहीं होगी। वो उसमें फिर बायस आ जाएगा उस नॉइसी डाटा की वजह से, उस आउटलायर की वजह से। तो अगेन हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और इसमें एप्लीकेशंस बताइए, आप क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हो, रिग्रेशन में यूज़ कर सकते हो, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने हो, जैसे कि वो स्पैम फिल्टरिंग वगैरह थी, आउटलायर्स डिटेक्शन और रेलेवेंस बेस्ड एप्लीकेशन। अगेन एसवीएम की काफ़ी यूजेस हैं। और एक प्रॉब्लम जो मैं आपको पहले कह रहा था इसमें आती है कि आपने क्लासेस सेपरेट करनी है ना, आप सारा कुछ ये जो लिखा हुआ है इन सबको थोड़ा इग्नोर करें। ये बाय द वे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ही हैं, लिखे सिर्फ वो टॉप टू बॉटम हुए हैं, वेक्टर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, उसको छोड़ दें। अगर आप सिर्फ इस इमेज पे देखें तो आपके पास ये स्क्वायर्स हैं और सर्कल्स हैं। इसको अगर आपको मैं कहूँ कि आप इन दोनों को आपने सेपरेट करना है यूजिंग वन लाइन, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे दरमियान में 2 से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, एंड दैट इज करेक्ट। एसवीएम भी करता तो यही करता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें मसला आएगा। व्हाट कुड बी दैट प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम ये हो सकती है, बाय द वे ये नीचे उसने जो येलो पॉइंट्स लगाए हैं, ये कुछ प्रोसेसिंग का सारा बता रहा है किस तरह से हमने वो वेक्टर्स को देखना है, और वो अगेन हम डिटेल में नहीं जा रहे कि मैथमेटिकली या फार्मूलाज क्या यूज हो रहे हैं, ये भी सारे वही। मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आता हूँ। हमारी प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम है हमारी। अब इस पिक्चर में क्या प्रॉब्लम है अगर आपको नजर आ रही हो, इसके अंदर आपने सेपरेट करना है। अब कैसे सेपरेट करेंगे? क्या आप यहाँ पे एक लाइन लगा के सेपरेट कर सकते हैं? क्योंकि आपने स्क्वायर्स और सर्कल्स को सेपरेट करना है ना। ये रेड वाले स्क्वायर्स हैं, ब्लू वाले सर्कल्स हैं। अब यहाँ पे आप जितनी मर्जी लाइंस लगा के कोशिश कर लें, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका है कि आप यहाँ पे ऐसे गोल सर्कल बना दें, तो वो आप कह सकते हैं कि आपने सेपरेट कर दिया। सर्कल के अंदर जो है वो हमारे पास स्क्वायर्स हैं और सर्कल के बाहर ये ब्लू डॉट्स हैं। तो इसको भी वैसे एसवीएम डील कर लेता है, नॉन लीनियर को भी ना। एसवीएम बिकॉज एल्गोरिदम जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी मेच्योर हो चुके हुए हैं अब तक। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो क्लासिफिकेशन वाले जो थे, जैसे डिसीजन ट्री है उसके अंदर आपको रिग्रेसर भी मिल जाएगा, रैंडम फॉरेस्ट में भी रिग्रेसर मिल जाएगा। उसी तरह से एसवीएम के अंदर भी क्लासीफायर भी है और रिग्रेसर भी है। इसका सॉल्यूशन क्या करता है, मैं आपको सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इसका देता हूँ। वो करता क्या है, इसको वो रीमैप करता है। किस तरह करता है? अगेन वो मैथ के फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला वैसे लिखा हुआ है बट जस्ट इग्नोर दैट। ये देखें, अब उसने उसी सब को मैप किया है यहाँ पे, वही आपके रेड स्क्वायर्स और ब्लू डॉट्स, उसको उसने किसी तरीके से रीमैप किया है। अब वो कैसे किया? वो कोई फॉर्मूला था, वो कोई जादू की छड़ी थी उसके पास, वो मैजिकल फार्मूला था जो उसने यूज किया और उसने ऐसा कर दिया। अभी के लिए आप ये समझो, क्योंकि मैं उस फार्मूला वाली साइड पे नहीं जाना चाह रहा। वो आप चाहें तो आप फार्मूले का याद कर सकते हैं और उसको बाद में आप अप्लाई करते रहें, और आपने वो कभी यूज भी नहीं करना। खैर, उसने उसको दोबारा से देखिए रीमैप किया, तो अब ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। अब को हम एक लाइन लगा के सेपरेट कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था सर्कल बनाने वाली बात, वो यहीं से आती है। जब आप यहाँ पे एक लाइन लगा के सेपरेट कर देंगे ना, तो उसने जिस भी फॉर्मूला के थ्रू इन पॉइंट्स को इस तरह मैप किया था, जब वो उनको अनमैप करेगा, रीजनल में लेके जाएगा, तो वो लाइन को भी उसी के थ्रू उस प्लेन में लेके जाएगा जो ओरिजिनल प्लेन थी। तो वो ऑटोमेटिकली वो लाइन गोल हो जाएगी। अगेन दिस इज ऑल लाइक वो मैथमेटिक्स का ज्योमेट्रिक स्टफ जो भी होता है, उसमें इतना हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस ये बात देख लेंगे, ये उसने यहाँ पे एक लाइन लगाई और दोनों क्लासेस को उसने सेपरेट कर लिया। मतलब कि लीनियर नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन रिग्रेशन एसवीएम विल डील विद इट। ऑलराइट, तो इसकी कोड की तरफ आया जाए। डिस्टेंस मैक्सिमम क्यों?
अच्छा, ये वीडियोस वाला एंड पे कंफर्म कर देंगे। रिकॉर्डिंग्स का कल भी बताया था, रिकॉर्डिंग्स अभी पॉसिबल नहीं है, वो एट द एंड जब बूट कैंप एंड होगा तब आपके साथ शेयर हो जाएंगी। और जो डाटा है, जो नोटबुक्स यूज हुई थी पहले 2 लेक्चर में भी और ये डे 3 और डे 4 में भी, ये भी आपको सारी नोटबुक्स और डाटा सेट्स मिल जाएंगे। डिस्टेंस मैक्सिमम क्यों रखना है? क्योंकि ये देखें, आपने बेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है ना। अगेन उस फर्स्ट वाले पे आते हैं, ये था। अब इसके अंदर अगर हम डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं रखेंगे, लेट से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे आप फोकस रखें सब। बेसिकली ये जो एस है वो लाइन ड्रॉ करता था, वो यहाँ 2 पे ड्रॉ करता। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि हमने डिस्टेंस मैक्सिमम क्यों रखा ना। अब इसको देखें, ये पॉइंट्स नियरेस्ट कौन से हैं? ये वाला और ये वाला पॉइंट जो है नियरेस्ट पॉइंट्स हैं। इनको मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ये और ये पॉइंट्स जो हैं नियरेस्ट हैं, जो कि हमारी मार्जिन के नज़दीक होंगे। इनसे डिस्टेंस मैक्सिमम रखना है हमने। ये बात मैंने की। असल सवाल उठता है कि क्यों। मैं कहता हूँ चले हम नहीं रखते, हम लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये भी तो सेपरेट कर रहा है ना, क्लासेस तो सेपरेट हो रही हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इतनी कंप्यूटेशनल पावर यूज़ करें और डिस्टेंस मैक्सिमाइज करें। अब मसला ये आएगा कि अगर कोई नया पॉइंट आता है और वो यहाँ पे आ गया, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पॉइंट अननोन है, हमें नहीं पता कि ये ब्लू डॉट है या रेड स्क्वायर है। तो अब इसको हम किसके, अगर ये हम इसी लाइन के साथ चल रहे होते तो हम इसको कह देते ये ब्लू सर्कल्स के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि हम इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को फॉलो करने का मतलब है कि इसके लेफ्ट पे जो आएगा ना, उसको सिर्फ हमने रेड स्क्वायर कहना है, इसके राइट पे जो आएगा उसको हम ब्लू डॉट कह देंगे। तो अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया, इसको हमने ब्लू डॉट कह दिया। हालांकि अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, जो आपका ये नया पॉइंट आया है, ये ब्लू डॉट से थोड़ा ज्यादा फासले पे है, रेड स्क्वायर के नजदीक है, तो इसको इस क्लास में नहीं आना चाहिए था। दिस इज द रीजन कि हम मैक्सिमाइज करते हैं डिस्टेंस को। ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर। फजील, समझ आई कि हम क्यों मैक्सिमम करते हैं? ऑल राइट। और बाय द वे, मुझे ना थोड़ा सा सुकून मिला है, मुझे थोड़ा सा एक वो आसरा हुआ है कि यार वाकई किसी को कोई सुन रहा है मुझे। अच्छा, तो ये बेसिकली हमने तीनों मॉडल्स देखने थे आज, इनको देख लिया, इनका कोड करना है। तो ये जो कल वाले कोड से ये आप लोग देख चुके हैं। अगेन आप लोगों ने एक बात अगर नोट की हो तो एस्केलेंट की मैं तब से तारीफ इसलिए करी जा रहा हूँ कि हर एक के अंदर आपने क्या किया, सिर्फ आपने इंपोर्ट किया, फिट किया एंड प्रिडिक्ट किया। आपने जो चेक करना है उसके लिए भी आपके पास फंक्शन एस्केलेंट ने आपको दिया, एक्यूरेसी स्कोर है, और वो F1 स्कोर चेक कर लें, प्रिसीजन रिकॉल चेक कर लें। ऑल राइट, अब हम एक काम करते हैं, हमने जो तीनों मॉडल्स पढ़े, इन तीनों मॉडल्स को अप्लाई करते हैं। और तीनों मॉडल को हम कैसे अप्लाई करेंगे? अगेन कोई डाटा सेट लेंगे। यहाँ पे मैंने जो डाटा सेट लिया ये है लोन का। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट बैंक डाटा सेट, जिसमें था कि वो जो क्लाइंट है वो डिपॉजिट वाली जो सर्विस है वो लेगा या नहीं लेगा। इसके अंदर थोड़ा सा उसका उल्टा है कि बैंक है, उसने लोन देना है, या कोई भी फर्म है जो लोन देती है, फाइनेंशियली आगे प्रोवाइड करती है, तो वो लोन देगी या नहीं देगी। अगर आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ हों कि हर बंदे को बैंक से लोन नहीं मिल सकता। आप अभी बैंक में चले जाएं, कोई भी उठ के चला जाए, वो कहे मुझे इतना लोन चाहिए, वो नहीं देते। उनके अपना कोई क्राइटेरिया होता है। या जैसे यहाँ पे लोन अमाउंट लिखी है, मैं जाके कहूँ कि अगर मुझे $128 सपोज कर लें, मैं उन्हें कहूँ इतने चाहिए, तो वो कुछ चीज़ें चेक करेंगे कि उन्होंने मुझे इतना देना है, मैं इतना उनको पे बैक कर सकूंगा, मेरी मंथली इनकम कितनी है, ऑल दैट स्टफ। तो वही हमने प्रिडिक्ट करना है कि क्या एक पर्सन है, उसकी सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए उससे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस डाटा की, अच्छा इसके अंदर ना पहले हम क्या कर रहे थे कि सारा कोड हुआ होता था और उसको देख रहे होते थे, पर मेरे ख्याल से बेहतर है कि अगर हम लाइव कोड कर लें तो अगेन डिफरेंस कोई नहीं आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा करते हुए ना एरर वगैरह भी हो सकता है हमारे यहाँ, सिंटेक्स एरर आए, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, तो वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। हाँ, प्री प्रोसेसिंग मैंने पहले से करके रखी है, ये सारी प्री प्रोसेसिंग हुई है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। जो मॉडल्स लगानी है वो अभी हम
बैठ के तीनों मॉडल्स लगाएंगे, KNN, नाइव बेस और हमने जो भी किया SVC। SVM था बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन उसे कहते हैं, लेकिन SVC क्या है, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ऑलराइट, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन करनी है ना। तो प्री प्रोसेसिंग दफा को मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया, जल्दी से क्विकली इसमें से गुजरते हैं। सबसे पहले तो डाटा सेट रीड किया, उसकी मैंने इन्फॉर्मेशन चेक कर ली। वो मुझे यहाँ आ रहा है कि मेरे पास ये कॉलम्स हैं, उसमें इतने नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा है कि वो पहले बता रहे हैं 614 एंट्रीज हैं टोटल। तो अब कुछ अंदर ऐसी हैं जो पूरे 614 नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब कि अंदर कहीं ना कहीं नल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके अलावा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो मेरे कॉलम्स हैं वो न्यूमेरिक नहीं है, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म के हैं। तो उसके बाद मैंने चेक, वाकई मुझे नल वैल्यूज काफ़ी नज़र आई। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 600 एंट्रीज थी, तो मैंने देखा यहाँ पे 50 हैं क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर नल वैल्यूज। तो इसको मैंने डायरेक्ट ड्रॉप नहीं किया, मैंने ये क्रेडिट हिस्ट्री और एक ये सेल्फ एम्प्लॉयड, इन दोनों को मैंने फिल किया किसी वैल्यू से, और बाकियों को मैंने कहा वो थोड़ी बहुत है, उनके फर्क नहीं पड़ता, उनको हम ड्रॉप कर देंगे। तो वो मैंने क्या किया कि बस वैल्यू काउंट्स निकाले क्रेडिट हिस्ट्री के सबसे पहले। तो हमें पता चला कि 1 और 0 क्रेडिट हिस्ट्री उसकी है थी, जो उसका 1 है, जिसकी नहीं थी उसका 0 है। इवन तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो लोग ज़्यादा हैं। अगर इसको मैं मॉड से या, हाँ क्योंकि 1 0 है ना, तो मॉड से मैं कर सकता था कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है उसके साथ फिल कर दूँ, लेकिन मैंने उसके साथ नहीं किया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन यूज़ की। मैंने कहा कि यार अगर किसी ने क्रेडिट हिस्ट्री अपनी नहीं दी ना, उसकी यहाँ पे नहीं लिखी, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री थी नहीं, उसको हम 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। इसीलिए मैंने क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर फिल एन करके, मतलब फिल एन मतलब नल वैल्यूज, ये भी आप लोग फर्स्ट डे 1 पे देख चुके होंगे, उसको 0.0 से हमने फिल कर दिया। और अगेन सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने आपको कहा था उसके अंदर भी 32 नल वैल्यूज हैं, उसको मैंने चेक किया तो सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं। तो इसीलिए जो 32 ने अपना नहीं बताया था, तो उनको भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, तो उसको भी मैंने नो से इनिशियलाइज करवा दिया। बाकी क्या है, बाकी उनको मैंने ड्रॉप किया नल वैल्यूज को, ड्रॉप एन ए और इन प्लस 2, मतलब कि जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर से इन वैल्यूज को यहाँ पे ड्रॉप कर दो। बाकी मेरे पास कैटेगोरिकल जो कॉलम्स थे वो थे ये जेंडर, एजुकेशन, प्रॉपर्टी एरिया, सेल्फ एम्प्लॉयर, मैरिड। ये न्यूमेरिकल नहीं थे, तो इनको देख लेते हैं इनका हमने क्या करना है। इनकी सबसे पहले तो मैंने चेक किया इनके अंदर वैल्यूज किस किस तरह की वैल्यूज हैं। अब इनके अंदर ज़्यादातर के अंदर आप देखें सिर्फ दो दो वैल्यूज हैं, मेल फीमेल, ग्रेजुएटेड नॉट ग्रेजुएटेड, नो यस यस नो, और हाँ इसके अंदर सिर्फ एक है जिसके अंदर तीन आपके पास ना यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, एक सेमी अर्बन, अर्बन और रूरल। तो रूरल मतलब वही विलेज में रहने वाले देहाती, अर्बन शहरों में रहने वाले, और सेमी अर्बन आप कह लें जो काइंड ऑफ समवेयर इन बिटवीन। तो अब यहाँ मैंने इनको चेक क्यों किया, ऑब्वियसली मैंने इनको आगे कुछ ना कुछ तो करना है। हम नॉर्मली क्या करते थे, इनकोड करते थे, लेबल इनकोडिंग यूज कर लेते हैं। तो हाँ लेबल इनकोडिंग हो सकती थी, पर मैंने आपको बताना था दिस मेथड आल्सो एग्जिस्ट, मतलब आप खुद से वैल्यू देना चाहें, लेबल इनकोडिंग में तो चलें काम करना ही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली सबसे पहले जेंडर को पकड़ा, जेंडर के अंदर मेल फीमेल है, उसको मैंने कहा इस कॉलम को लो, उसके अंदर मैप कर दो फीमेल और मेल को, खुद से मैंने एक नंबर पे मैप कर दिया, दैट इज 0 एंड 1। और चूंकि ये सिर्फ दो हैं तो 0 एंड 1 इसको देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको इन तीनों का बताऊंगा कि इन तीनों को मैंने यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं दी। ऑलराइट, बाकी मैंने उसको बाद में ना मैं सिंपली अपनी तसल्ली के लिए प्रिंट करवा के देख लिया कि वाकई ये चारों कॉलम्स अपडेट हुए हैं, और ये देख लें जेंडर के अंदर भी हमारे पास कैटेगोरिकल नहीं रहे, एजुकेशन के अंदर से भी ख़त्म हो गए। और हाँ, उसको अब मैंने क्यों नहीं किया था, ये एक रह गया ना, प्रॉपर्टी एरिया वाला जो हमारे पास कॉलम था, उसको मैंने क्यों नहीं किया इस तरह से एनकोड, या लेबल एनकोडिंग क्यों नहीं की, या खुद से उसको मैंने ऐसे मैप क्यों नहीं किया। क्योंकि उसके अंदर तीन वैल्यूज हैं, उसको अगर मैं करूँ तो वो हो जाएगा 0 1 एंड 2। लेट से वो अर्बन को कह देता है 0, रूरल को कह देता है 1 और सेमी अर्बन को कह देता है 2। इससे ना थोड़ी सी एक चीज ये है कि अगर कोई बंदा भी देखे तो वो ये समझेगा कि यार ये चीज पहले आती है, ये बाद में आती है, और ये बाद में आती है। ठीक है, 0 1 के अंदर उसका इतना मसला नहीं होता, 0 1 में हाँ ना वाली बात हो जाती है, लेकिन जब वो तीन आ जाए ना, 0 1 2, तो उसके अंदर थोड़ा सा ये फैक्टर आ जाता है कि वो
कोई तरतीब है कि इसने पहले आना है, इसने बाद में आना है। हालांकि रूरल रूरल या अर्बन है, उसमें कोई भी पहले आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भी है वो भी सीखते हुए कहीं ये ना समझ ले कि इसकी कोई तरतीब है। उसको जैसे उसको मैंने उस तरह से एनकोड नहीं किया। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वन हॉट एनकोडिंग कर रहा हूँ। वन हॉट एनकोडिंग क्या करती है, वो न्यू कॉलम्स इंट्रोड्यूस करवा देती है। अगेन ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। किसी का क्वेश्चन हुआ इसके हवाले से हमने क्यों किया, या किसी भी कोई भी हुआ तो वो एंड पे इंशाल्लाह क्वेश्चन ले लेंगे। और इसके अलावा मैंने अब सारा कुछ करने के बाद अपनी तरफ से, अच्छा मैं अपनी तरफ से ना यहाँ पे कर चुका था। मैं कहा ओके मेरी तरफ से काम सेट है। अब सिर्फ मुझे एक चीज़ याद थी कि जो हमारा टारगेट वेरिएबल है ना, उसको मैंने अभी तक नहीं छेड़ा। बाकी मैंने सारा काम कर दिया। तो मैंने लेकिन दोबारा इनको चेक की तो मैंने देखा नहीं यार, यहाँ पे तो अभी लोन आईडी में भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे डिपेंडेंट्स में भी ऑब्जेक्ट है। डिपेंडेंट्स में क्यों ऑब्जेक्ट है? डिपेंडेंट्स में तो नंबर्स पड़ेंगे तो इंटीजर होना चाहिए था। फिर मेरी नज़र पड़ी, अच्छा यहाँ पे तो 3+ भी लिखा हुआ है। तो ये मतलब वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर मेरी यहाँ पे नज़र ना पड़ती ना तो बाद में जाके एरर आ रहा होता, वो उसको स्केल ही ना कर रहा होता। तो खैर यहाँ पे बेहतर हो गया कि मैंने उसको चेक कर लिया, मुझे डिपेंडेंट्स में नजर आया अचानक कि अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट है अभी भी। उसके अलावा और कौन सा ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ये मुझे याद था कि लोन स्टेटस ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, ये हमने प्रिडिक्ट करना है। तो ये मुझे याद था कि हाँ इसको भी हम करते हैं कुछ आगे जाके ना। तो मैंने फ़ौरन से पहले डिपेंडेंट्स को चेक किया, डिपेंडेंट्स में क्या सीन है। तो मुझे पता चला कि उसने वो डिपेंडेंट्स अगर किसी के 3 से ज़्यादा है ना तो उसने वो लिखने की ज़हमत ही नहीं की, उसने उसको बस 3+ कह के जान छुड़वा ली है। तो अब हमारे मॉडल को तो एक ही चीज़ जानी है, तो हम क्यों ना उसको एक नंबर दे दें, और 0 1 2 आ रहा है तो 3 की एक नंबर उसको यहाँ पे दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास 3 से ऊपर डिपेंडेंट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। हमारे पास मैक्सिमम जो डिपेंडेंट्स हैं इन द गिवन डेटा सेट वो 3 तक की ही इन्फॉर्मेशन है ना। तो उसको मैंने बस रिप्लेस कर दिया 3+ को, जो कि एक स्ट्रिंग थी, एक इंटीजर 3 के साथ। और डॉट एज टाइप क्या करता है, ये आपके वो पूरे कॉलम की डाटा टाइप चेंज करके उसको इंटीजर कर देगा। ऑलराइट, अगर मैं इसको इंटीजर अभी ना भी करता ना तो वो इसको 3 तो रख देता, लेकिन वो इस 3 को ये वाला 3 समझ रहा होता, जो इस तरह वाला 3। तो दिस 3 इज स्ट्रिंग, दिस इज नॉट इंट। इसलिए उसको मुझे बताना पड़ेगा यार इसको इंटीजर ही समझो आप। तो वो फिर उसको पूरे कॉलम को इंटीजर समझेगा। उसका मैंने फिर करने के बाद अपनी तसल्ली के लिए डाटा टाइप भी चेक कर लिया, एंड अगेन दैट्स गुड, क्योंकि वो अब इंटीजर 32 में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे से मैंने लोन आईडी ड्रॉप कर दी, क्योंकि आईडी से क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब आईडी देख के तो नहीं आप बता सकते ना कि आपने इस बंदे को लोन देना है कि नहीं देना। हाँ, आईडी की मदद से आप उसके डाटा ज़रूर निकाल सकते हो, लेकिन वो डाटा तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, एजुकेशन, ऑल दैट स्टफ। तो उस कॉलम को मैंने ड्रॉप कर दिया। बाकी हमने अपने फीचर्स और टारगेट सेपरेट किए जैसे हम पहले करते आए हैं। इनकोडिंग की। अब ये देखिए यहाँ पे मैं इनकोडिंग क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे भी तो मैं मैप कर सकता था। इसमें मैंने आपको एक और बात बतानी थी। ये हम स्टेटस है एन और वाई ना, तो ये भी तो दो ही हैं, इसको मैं 0 1 क्यों नहीं दिया। दे सकता था, लेबल कोडिंग भी यही करेगा, वो इनको 0 1 ही देगा। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने आपको एक बात बतानी थी कि जब इसको मैंने यहाँ पे करके सेव कर लिया ना, ये जो एल ई है, ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने लेबल इनकोडर का, ये यूज होता है बाद में। जब मैं अपने मॉडल की प्रिडिक्शन लूंगा ना तो वो मेरे पास 0 1 में आ रही होगी। तो उसको जब मैंने देखना है कि वो 0 1 असल में क्या था। अब यहाँ पे जीरो मुझे मुझे पता ना, मैं खुद से कह सकता हूँ कि y was 1 और n was 0। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लासेस होती तो फिर हमारे लिए वो याद रखना या उस तरह से इतना ईजी ना रहता। तो वो इसके अंदर एक फंक्शन है, जैसे फिट ट्रांसफॉर्म करें ना, वो होता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा वो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। उसको जब हम यहाँ से इसी ऑब्जेक्ट के इनवर्स ट्रांसफॉर्म से पास करेंगे तो वो हमारे पास अपनी असली हालत में आ जाएगी। ये रीज़न थी कि जो आप, हाँ, और ये एक और इसी वजह से आप अपने टारगेट वेरिएबल को सेपरेट इनकोड किया करें, और जो आपके इनपुट फीचर्स होते हैं उनको सेपरेट इनकोड किया करें। बाकी स्केलिंग अप्लाई की है, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एज यूजुअल जो हम पहले करते थे। अब यहाँ पे हमने आगे मॉडल्स इंप्लीमेंट करने हैं। सबसे पहले कौन सा कर लेते हैं, नाइव बेस कर लेते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट, बाय द वे ये चीज़ वो है जो बेहतर होती है आप कॉपी पेस्ट कर लें। क्या हम करते हैं sklearn नाइव बेस, और वो भी हम यूज़ कर लेते हैं गॉसियन नाइव बेस।
लेट इट लोड। अच्छा, इसके अंदर इम्पोर्ट करने का यहाँ पे दिया होगा, ये देखें। अब जाहिर है आप भी कभी कोडिंग कर रहे होंगे, आप देखें अब इसके अंदर sklearn.knifebase के अंदर से हमने गॉसियन एनबी जो है वो लोड कर रहे हैं। अब ये हर मॉडल का आप नहीं याद रख सकते, हर फंक्शन जो आपने इंपोर्ट करना है, हर मैट्रिक्स जो इंपोर्ट करना है उसका आप नहीं याद रख सकते। तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाने से कभी भी आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे हमारा मॉडल इंपोर्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम है सब में। आपने इंपोर्ट किया, क्लास इंपोर्ट होती है, उस क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उस क्लास को आपने फिट करना होता है, मतलब कि फिट मतलब ट्रेन करना होता है, और उसके अंदर आपने पास क्या करना होता है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, और आपने इससे प्रिडिक्ट करवा लेना है कुछ भी। तो इसको मैं कह लेता हूँ एन बी की प्रिडिक्शन क्या आई है मेरे पास, एन बी डॉट प्रिडिक्ट, सॉरी, और इसको आप पास कर देते हैं एक्स टेस्ट। ये वही काम है जो हम पहले कर चुके हुए हैं। ऑलराइट, तो इसको अगर मैं रन करूँ, ओके रन हो गया। और इसके हमने अब चेक करना है कि कितना बेहतर आया है ये। ऑलराइट, तो हम कर लेते हैं फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स। एक तो हम एक्यूरेसी स्कोर यूज करते थे, अगेन वो भी मैंने कल बताया था कि एक्यूरेसी स्कोर ओनली क्यों बेहतर नहीं है। एक हम F1 स्कोर भी साथ चेक करेंगे। अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि F1 स्कोर में यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, डैश आएगी, या कुछ भी नहीं आएगा, जुड़ा हुआ आएगा। अगेन उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन पे चेक कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे जाऊँ और सर्च करूँ F1 स्कोर, इधर इस तरह से दे रहा है कि सिर्फ बेटर के इसको हम डायरेक्ट गूगल पे सर्च करें, वो वहाँ से डायरेक्ट लिंक दे देता है जो हम ढूंढ रहे हो। ये ऑप्टिमाइजेशन है सर्चिंग की, वो बहुत बेहतर है sklearn के अंदर। वन स्कोर, ये देखें भी आ गया। अच्छा, हमने इसका सिंटैक्स वो है, हाँ अंडरस्कोर किया था ऑलरेडी, बिल्कुल। तो F1 स्कोर, हाँ, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कर लेते हैं। आई गेस क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इज बेटर क्योंकि उसके अंदर सारा कुछ ही आ जाएगा। तो इसको भी रन कर लेते हैं। और एक्यूरेसी स्कोर हम कैसे चेक करते थे, नाइव बेस की हमारी जो एक्यूरेसी आई है दैट इज एक्यूरेसी स्कोर। और अब इसको क्या पास करेंगे, एक जो जो हमारे पास प्रिडिक्शन आई होती है, और एक जो असल वैल्यूज होती हैं। असल वैल्यूज क्या थी, वो थी हमारे पास वाइट टेस्ट के अंदर। तो इसको अगर हम प्रिंट करें, और बाय द वे मैं आपको ये भी कल बताया था कि 0 से 1 के दरमियान में वैल्यूज आती हैं, तो उसको अगर परसेंटेज में लेके जाना तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। इसको यहाँ रन करूँ तो 77.47% हमारी एक्यूरेसी आ रही है। ऑलराइट, इसी की अगर हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी ले लें, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ। सॉरी, इसको प्रिंट करवाना पड़ता है वैसे। एक चीज़ आपने नोट की होगी, अगर आप पाइथन में इंटरप्रेटर पे भी हैं या नोटबुक में हैं, अगर आप लास्ट में खाली सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है ना, इन दिस केस ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। और हमने अगर देखना हो तो मैं पर्सनली F1 स्कोर को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वही आपको एक्यूरेसी बताया। तो एक पैराडॉक्स भी है उसका, उसकी भी मैं एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, वो शॉर्ट सी वीडियो ब्लू बन ब्राउन चैनल। बाय द वे, आई गेस टाइम का हम जल्दी जल्दी मूव करते हैं। ये हमने किया नाइफ बेस। ऑलराइट, नाइफ बेस की हमारे पास प्रिडिक्शंस आ गई। इसी तरह हमने करना है KNN। तो KNN भी हम देख लेते हैं हमारे पास किस मॉड्यूल में पड़ा होगा, sklearn KNN। sklearn डॉट नेबर्स के अंदर पड़ा होता है। अब ये मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि ये नेबर्स के अंदर है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में ना ओपन करता तो मुझे कभी आइडिया ही ना होता। तो इसमें यहाँ से कॉपी कर लेते
हूँ फ्रॉम sklearn.neighbors। इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि उसमें से इंपोर्ट कर लो k-neighbors क्लासीफायर। अगेन k-neighbors रिग्रेसर भी होता है, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी की अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है दैट विल बी, इसको मैं कह लेता हूँ knn। एंड ये मैंने ऑब्जेक्ट तो बन गया, ऐसे भी सकता हूँ, लेकिन हमने बात की थी कि हम बता सकते हैं हमने कितने नियरेस्ट नेबर्स देखने हैं। वो हम कैसे बताएंगे? तो ये देखें, सबसे पहले वो है एन नेबर्स का। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 5 के 5 सबसे करीबी नेबर्स चेक करते हैं, लेकिन हमने 5 नहीं चेक करने, हम कहते हैं यार सिर्फ 3 देखो, तो हमारा डेटा सेट वैसे भी इतना बड़ा नहीं है। तो ये एन नेबर्स का मैं इसको पैरामीटर पास करूंगा। इसको तो मैं यहाँ से अगर कॉपी करूँ, और बाय द वे ये देखें इसमें मेथड क्या है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, पैरामीटर का नाम और कॉलम के बाद उसकी डेटा टाइप बताइए, वो क्या एक्सपेक्ट और बता देता है कि अगर आप कुछ नहीं दे रहे तो वो क्या लेगा। ऑलराइट, मेन ये डेट्स हैं और एल्गोरिदम है, ये फिर आप डेप्थ में जाना चाहें तो उसके लिए होता है, लेकिन इसको भी हम आते हैं वापस। इसके अंदर मैं इसको पास करता हूँ उसका पैरामीटर, और इसको हमने दर्ज है कि टीचर मेरे लिए वो 3 है। अब मैं करता हूँ KNN पे फिट करता हूँ, और बाय द वे ये सेम, देयर इज लाइक नो डिफरेंस। इसको मैं इधर से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे प्रिडिक्ट भी करवा लेते हैं। KNN is sorry, परफेक्ट। तो अब हमने क्या करना है, प्रिडिक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे थे, हम एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। तो अगेन आई विल कॉपी दिस, कंट्रोल सी, एनबी की जगह हम सिर्फ KNN कर देते हैं। ओके, हमारे पास एक्यूरेसी आ गई, और हम यहाँ पे ही क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी पकड़ लेते हैं, कंट्रोल सी, ऑलराइट, ये हमारे पास एक्यूरेसी भी आ गई। इसको हम प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं। KNN की एक्यूरेसी क्या है, दैट इज 70%। ओके, हमने यहाँ पे इतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया। ओके, तो इसकी हम साथ ही क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी पकड़ लेते हैं, दैट इज KNN रिपोर्ट। तो इसके अंदर देखें, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, 70.2 या 70.3% एक्यूरेसी है KNN की, और अगर इसकी हम बात करें F1 स्कोर की, तो दैट इज 72%। अगेन दैट्स फाइन, हम इसको फर्दर मतलब बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं मॉडल्स को आपस में। तो KNN ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया इन दिस केस। हमारे पास जो है नाइविस वाज बेटर। और अगर अब हम चले जाएं SVM पे, विच इज SVC जो हम यूज कर रहे होंगे, तो वो भी अगर हम इस गूगल से ही पूछ लें कि हमें बताओ ऐसे लर्न के अंदर SVC कहाँ पड़ा होता है, SVM के अंदर पड़ा होता है। ऑलराइट, वैसे ये ऊपरी फ्रंट पे आ गया ना, ओपन भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ from learn.svm import, sorry, SVC। अच्छा, एक चीज आपने अगर नोट की हो, ये इसको कहते हैं आई गेस पास्कल केस। ये जो नाम का फर्स्ट लेटर है ना, दैट इज कैपिटल, और फिर हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल है। ये पाइथन के अंदर नॉर्मली जो एक फॉलो हो रही होती है ना, आप किसी भी लाइब्रेरी से अगर कोई क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपको ये चीज मिलेगी। ये वेरिएबल को नाम देने का तरीका होता है। जैसे ये मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, इसको कहते हैं स्नेक मेथड। तो इसको आई गेस पास्कल कहते हैं, लेकिन ऐसा ही होगा कुछ। ये मेथड होता है, तो क्लास का जो भी नाम है दैट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अपर केस लेटर,
अगर ये लोअर के लेटर से होता तो हम कहते यार ये कोई फंक्शन है। अगेन ये 100% एक्यूरेट हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये प्रैक्टिस है जो मोस्ट लोग यूज करते हैं जो लाइब्रेरीज बनाते हैं। खैर वापस आते हैं। मैं अचानक से मेरे जहन में बात आई तो मैं सोचा बता देता हूँ। एसक्यूएल में से हमने एसवीसी इंपोर्ट कर लिया, इसका हम एसवीसी का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या हम इसको कोई पैरामीटर देंगे। दे सकते हैं, बट आई गेस वी शुड लीव इट टू द डिफॉल्ट। ये वैसे डिफॉल्ट आरबीएफ पे होता है। लीनियर जो लीनियर होता है, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी फॉर स्ट्रेट लाइन। बाकी प्रॉब्लम्स के लिए पोली या आरबीएफ वर्क्स बेटर। इसको हम आरबीएफ पे छोड़ते हैं, दैट्स द डिफॉल्ट ऑप्शन। यहाँ पे वापस आते हैं और इसको हम फिट कर लेते हैं एस वी सी डॉट फिट। और फिट करना होता है इसको हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे, और एस वी सी डॉट प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट हमने करना है वाई टेस्ट पे, और दिस इज एस वी सी प्रिडिक्शन। राइट, मैं इन लाइन्स भी कर लेता हूँ। अच्छा ये देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी ना, दिस इज एक्सपेंसिव। ये देखिए यहाँ पे अभी तक स्टैरिक आ रहा है, ऊपर वालों के अंदर। ओह ओके, अब एरर आ गया हमारे पास। ओके ओके ओके, तो देख वन बी डाटा पास करें नहीं मिलेगा। कुछ पैसे पे आपको इस तरह का एरर मिलता है, एक्सपेक्टेड 2D रे बट गॉट 1D रे इंस्टेड। ये जिस तरह की बात कर रहा हूँ, जो हमने पास किया ना, आपको जो वाइट हमारा टर्म है ना, दैट इज 1D रे, लेकिन इसको से मसला है। तो इसके साथ ही नीचे सोल्यूशन भी बताया होगा। रीशेप डाटा हैज अ सिंगल फीचर और रेट reshape 1 minus 1 if it contains only single sample। हमारे वाले में सिंगल सैंपल नहीं है, हमारे वाला सिंगल फीचर है, मतलब कि सिंगल कॉलम है, तो हम ये वाला रीशेप यूज कर लेंगे। ऑलराइट, तो इसको मैं यहाँ से अगर कॉपी करके उठाऊं, देखिए ये फायदा होता है लाइव कोड करने का, कि एरर आ जाता है सामने। मूव करके हमने कहा मैं आपको कैसे पता चलता। ओके, एक्स ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, वैसे आप में से अगर कोई बताना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, एक बार देख लें। प्रेडिक्ट के अंदर वाई टेस्ट पास कर रहा हूँ। आप में से कोई इस टाइम बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे एरर क्या है? फजील, रीडिंग से परेशान नहीं होना, वो बस हम डेप्थ में नहीं जा रहे, वो बस स्लाइड्स ऑलरेडी बनी थी, वो मैंने खुद नहीं बनाई और ना मैंने मॉडिफाई की हैं, तो बस इस वजह से वो इतनी ज़्यादा रीडिंग से उसको इग्नोर कर दो। बाकी वैसे कोई बता सकता है कि वो हम क्या प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है? चलें टाइम नहीं वेस्ट करते, सॉल्व करते हैं। प्रिडिक्ट जो करते हैं उसको हमने फीचर्स देने होते हैं, ना कि टारगेट बताना होता है। तो यहाँ पे वाई टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स टेस्ट आएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, ये एरर था बेसिकली। अब देखें, गलती हो जाती है, तो यहाँ पे हम इसके नाम चेंज कर लेते हैं, एस वी सी एंड एस वी सी। हाँ, आई गेस वी आर गुड टू गो। नहीं, एस वी सी प्रेडिक्ट इज नॉट। अच्छा, ये एरर दे रहा है कि एस वी सी प्रेडिक्ट जो है ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है, लेकिन अच्छा वो सॉरी, उसके स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, चेंज नहीं करते अभी, तो इसको ऐसे ही रन कर लेते हैं। सॉरी, इसके अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी अगर हम एक्यूरेसी देखें तो दैट इज
73.8%। ओके, और इसकी रिपोर्ट प्रिंट कर लेते हैं, रेडिट SVC रिपोर्ट। ओके, तो ये हमें बता रही है कि हमारे पास 75% जो है वो F1 स्कोर आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ F1 स्कोर देखें इस टाइम, दिस इज 75%, here we have 78% इन नाइव बेस और 72 था KNN का। KNN इज द वर्स्ट हेयर, और SVC ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन सबसे बेहतर यहाँ पे परफॉर्म किया नाइव बेस ने विद 78% F1 स्कोर। तो आई गेस अगर हमने यूज़ करना हो आगे तो हम नाइव बेस को यूज़ करें, अगर कहीं पे अगर आगे इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, लेट्स से अगर वेब पे डिप्लॉय करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी आपको थोड़ी देर में अभी बता देते हैं नूर। और आई गेस वी शुड। और हाँ, एक और बात, अब हम एग्जाम्पल खुद से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने जो ओवर बूस्टिंग के थे वही यूज़ करने हैं। एग्जाम्पल आप खुद से भी कर सकते हैं ना। आपके पास यहाँ पे 3 प्रेडिक्शंस आई हैं, ठीक है। इन तीनों प्रेडिक्शंस का आप वो क्या कहते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको एग्जाम्पल इस तरह से दे सकता हूँ कि आपके पास से ये रिकनेक्ट हो रहा है, एक मिनट हो क्या, बट वेयर आर द टूल्स ऑन। हाँ, आपके पास 3 मॉडल्स हैं, 3 मॉडल्स की ऑब्वियसली 3 आउटपुट्स हैं, लेकिन वो तीनों अपनी अपनी अरे में हैं। अगेन ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ एक उसका रफ आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रेडिक्शन, सेकंड प्रेडिक्शन एंड सो ऑन, सेम गोज हियर। ये तीनों अलग अलग मॉडल हैं, ठीक है। आप ऐसा करें कि आप नंपाई की एक अरे बनाएं, उसके अंदर क्या हो कि यहाँ से पहली वैल्यू उठाई, यहाँ से पहली वैल्यू उठाई और यहाँ से पहली वैल्यू उठाई। उसका आपने एक लेट से उसको क्या कहते हैं, टपल के अंदर रख दिया, या लेट से लिस्ट के अंदर ही रख दिया, या किसी एक और अरे में ही रख दिया। अब आप उसके ऊपर कॉल कर लें मॉड का फंक्शन। मॉड क्या करता है, मॉड मैक्सिमम टाइम जो वैल्यू रिपीट हुई है वो देता है ना, मतलब ये वोटिंग ही हो गई। तो लेट से यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 1, यहाँ पे भी आ रहा था 1, यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 0। तो इसका अगर हम मॉड लेंगे 110 का, सॉरी 1 एंड 0 का, दैट विल बी 1, ठीक है। तो ये हम खुद से भी करना चाहें तो इसकी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो आउटपुट हमारे पास आ रही है दैट इज इन नंपाई अरेज। उसके ऊपर खुली आज़ादी है, जिस तरह से मर्जी काम करें, जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करें। और बाय द वे एक चीज़ रहेगी, मैं इसमें से कोई भी एक पकड़ लेता हूँ, नाइव बेस की पकड़ लेता हूँ, प्रेडिक्शन थी ना, अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करवाऊँ तो ये देखें ये 10 में आ रही है। अब तो खैर मुझे पता है कि 1 जो है वो होगा, यस होगा, 0 नो होगा, लेकिन अगर आप कह लें कि ज़्यादा क्लासेस होती हैं तो हमें उस तरह से ना पता होता, उसको हम वो कर लेते हैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, LE डॉट इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, सॉरी, और इसको पास कर देंगे NB प्रेडिक्ट। तो ये देखें, अब उसने उसको मुझे मैप करके दे दिया, वापस असल हालत में आ गए हम y और n वाली में। 1 was y एंड 0 was n। अच्छा, वैसे इसको यहाँ से ना देखिएगा कि यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास y क्यों आ रहा है, क्योंकि वो नंबर्स ने जगह कम ली हुई है और ये y ने जगह ज़्यादा ली हुई है पॉजिटिव स्ट्रिंग में। तो काउंट करके तो अगेन वहाँ पे n ही आ रहा होगा। ये रीज़न था कि हम हमेशा जो टारगेट है ना उसको आप सेपरेटली ट्रांसफॉर्म करें, सेपरेटली इनकोड करें। ऑल राइट, मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछें, कोई कंफ्यूजन। और हाँ, ग्रुप में आप सब ऐड हैं, वहाँ पे काइंडली फीडबैक दें, जो अच्छी लगती है बुरी लगती है लाजमी बताएं। मेरे लिए बेहतर होगा, मैं अपने आप को बेहतर कर सकूँगा। बाकी क्वेश्चन हैं तो काइंडली ड्रॉप करें, उसके बाद हम जा सकें डिप्लॉय की करने की तरफ।
नो क्वेश्चंस? ऑलराइट। तो नूर, आप ऐसा करें फिर, स्टार्ट पे एक्सजी का कंसेप्ट रिकॉल कर दें, मैं लेट आया था। एक्सजीबी बूस्ट जो था, ओपन कर लेते हैं। आप जी भी बूस्ट की बात कर रहे हैं ना? ये जो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, बट ये कि मैं ओपन करता हूँ बल्कि मैं इसको इस तरह से ओपन के मेरे पास चैट भी शो हो जाए। देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, एक्सजीबी बूस्ट क्या है बेसिकली? एडा बूस्ट और एचजीबी बूस्ट दोनों बूस्टिंग एल्गोरिदम है। और जैसे हमने रैंडम फॉरेस्ट अंदर देखा था, उसमें बैगिंग होती है। बैगिंग क्या है कि आप मल्टीपल मॉडल्स को, जैसे रैंडम फॉरेस्ट मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनते हैं, उन सबकी ज़ाहिर है अपनी अपनी आउटपुट आएगी। उन सारों की आउटपुट को आप उनकी या तो वोटिंग करवा लेते हो अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हो, या आप उनकी एवरेज ले लेते हो अगर आपकी रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब उस मल्टीपल आउटपुट्स में से ज़ाहिर है आपको एक ही आउटपुट है ना, तो आप देखोगे कि ज़्यादा आउटपुट्स क्या कह रही है, आप उस आउटपुट को सही आउटपुट कंसीडर कर लोगे। बूस्टिंग में भी वही होता है, बूस्टिंग भी एनसेम्बल मेथड ही है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एंड पे जो आउटपुट्स आई होती है उनको, एक मॉडल की जो आउटपुट आता है वो नेक्स्ट मॉडल को बेहतर बनाने के लिए। तो लाइक जिसमें बैगिंग के अंदर मॉडल इंडिपेंडेंटली चल रहा है, बूस्टिंग के अंदर एक मॉडल चला तो नेक्स्ट मॉडल ट्राई टू बी बेटर देन द पहले वाले से बेहतर होने की कोशिश। तो इसमें ऐसा ऐसा मॉडल बेहतर होता जाता है, जो फाइनल मॉडल आता है वो बेस्ट होता है। ब्रो, ओके, सो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? काइंडली बता दें। ओके, सो आई होप आपने अभी तक दिस वाज और डे 4 जिसके अंदर आपने बड़े अच्छे से समझा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ जहाँ तक हो सकती थी कि व्हाट क्लासिफिकेशन इज़, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एंड ऑल द अदर स्टफ। कुछ बेसिक्स भी था, कुछ एडवांस भी था, कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे भी था, बट आई होप आपको एक अच्छे से कन्वे किया जा सका। सेकेंडली, काफ़ी टॉपिक्स मशीन लर्निंग के अंदर इस तरह के होते हैं जो कि एक नॉर्मल मशीन लर्निंग स्टूडेंट और एक नॉर्मल एआई स्टूडेंट उसको करता तो है, बट उसको उन टॉपिक्स का पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन का ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, बहुत से लोगों को यहाँ पे रेगुलराइजेशन रिग्रेशन में उसका आइडिया नहीं होगा। इस तरह के मल्टीपल होते हैं, ओवरफिटिंग को कैसे कम करना है, अंडरफिटिंग कैसे कम करना है, वो आइडियाज़ नहीं होंगे। These are not the algorithms. These are just the techniques और methods जैसे जिससे आप अपने मॉडल को बेहतर से बेहतर बनाते हो। इसी तरह से एक बहुत बड़ा फिनोमेना जो हमें फेस करने को मिलता है, डिप्लॉयमेंट, कि हाउ टू, आपने एक नोटबुक तो बना ली, आपने मॉडल ट्रेन भी कर लिया, बट मैंने जहाँ तक अपने बहुत लोगों को पढ़ाया है, मैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता भी हूँ मशीन लर्निंग को, सो मैंने जहाँ तक ये प्रॉब्लम फेस की है ना, आप नोटबुक बना लेते हो, नोटबुक आपने बड़ी अच्छी कर ली, आपकी एक्यूरेसी भी आ गई, सब कुछ हो गया। नाउ व्हाट? उस नोटबुक का क्या करें? आपने मुझे अगर नोटबुक दिखानी होगी, आप मेरे पास नोटबुक ले आओगे, उसको दोबारा सारे सेल्स रन कर लोगे, नोटबुक चल गई, ठीक है। बट अगर आपको डीप लर्निंग का ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो कि रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसके ऊपर मेरे तकरीबन 4.5 घंटे की ट्रेनिंग का टाइम लगा। अब अगर एक दफ़ा कोलैब बंद हो गई, तो 4 घंटे की ट्रेनिंग एक दफ़ा हुई थी, मैं दोबारा आपके पास लाता हूँ, मैं दोबारा फिर 4.5 घंटे की ट्रेनिंग करवाऊंगा। अभी तक तो हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो क्या किया जाए उस नोटबुक के साथ? दैट इज बेसिकली डिप्लॉयमेंट इज हाउ यू कैन, जो आपने मॉडल ट्रेन किया है आप उसको सेव कैसे कर सकते हो।
और उसको सेव करने के बाद आप उसको एक लेआउट के अंदर इंटरफेस के साथ एक वेबसाइट की तरह कैसे शो करवा सकते हो कि एक आम यूज़र उसको यूज़ कर सके आपके मॉडल को, ठीक है? सो दैट इज़ बेसिकली योर डिप्लॉयमेंट इज़। नाउ लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, ठीक है। सो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, ऑलमोस्ट आपका काफ़ी जो है ना वो आपने चीज़ें आज काफ़ी ज़्यादा कवर की हैं। आई विल जस्ट गिव यू द बेसिकली द आइडिया कि ये कैसे होता है, सो आप उसके ऊपर खुद भी रिसर्च कर सकें। सो हियर्स वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स, गिटहब रेपो। मैं सिंपल इसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ बिकॉज़ इसकी कई प्रोजेक्ट्स मेरे डिप्लॉय हुए हुए हैं, ये वन ऑफ देम। तो इसके अंदर ये प्रोजेक्ट क्या था? सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट। अगर उसका आप इंटरफेस देखो तो ये प्रोजेक्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के ऊपर डिप्लॉय हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के ऊपर डिप्लॉयड है। इसका यूआरएल है, यू कैन एक्सेस एज़ वेल। मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ, अगर आपने देखना है तो आप देख लें। ओके, सो हियर इज़ द लिंक, आप इसको चेक भी कर सकते हो। ओके, ये प्रोजेक्ट क्या है? मल्टीपल डिजीज़ प्रेडिक्शन सिस्टम है। इसके अंदर डायबिटीज़ प्रेडिक्शन है, हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन है एंड द पार्किंसन प्रेडिक्शन है। डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ सेम जैसे आप अभी शायद करके आए ना क्लासिफिकेशन के अंदर, कि डायबिटीज़ है या नहीं है, हार्ट डिजीज़ है या नहीं है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के सिंपल प्रॉब्लम्स। उनको मैंने क्या किया है, 3 आइडियाज़ को इकट्ठा करके एक इंटरफ़ेस में बिल्ड कर दिया है। अब इन तीनों को अगर आप बैकएंड पे देखो ना, अगर मैं आपको ये नोटबुक दिखाऊँ तो एक चीज़ देखें आप, पार्किंसन की नोटबुक डिफरेंट है, अलग है। डेटाबेस की डायबिटीज़ की अलग है, हार्ट की अलग है। diabetes.csv अलग डेटा फाइल है, heart.csv अलग डेटा फाइल है, parkinson.csv अलग डेटा फाइल है। अब ये डायबिटीज मॉडल डॉट एस क्या है, हार्ट डिजीज मॉडल डॉट एस एंड पार्किंसन मॉडल डॉट एस इनकी भी मैं बात करता हूँ। लेट्स ओपन वन ऑफ द रेपो, ये दोनों चलो ओपन कर लेते हैं, पार्किंसन वाली भी और ये भी। आपको मैं रेपो दिखाता हूँ। सो ओके, सो सबसे ऊपर एक में मैंने एसवीएम यूज़ किया था, एक में मैंने सेकंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ किया था, तो वो आप लोगों को आइडिया पता होगा, तो इसलिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। मेरा काम है आपको यहाँ पे नीचे लेके आना, जहाँ पे आपने एक्यूरेसी स्कोर फाइंड आउट किया, आपका 78% एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है, 77% टेस्ट डेटा पे आ रहा है। आपने यहाँ पे प्रिडिक्टिंग सिस्टम बनाया। नाउ आप क्या चाह रहे हो कि आप एक उसको अपने से इनपुट दो, एक एरे मैंने पास किया इनपुट डेटा की, उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने numpy की एरे के अंदर एंड उसको रीशेप कर दी। ठीक है, रीशेप करने के बाद सिंपल मैंने क्या किया, प्रिडिक्शन कर दी। अब जो आपको जो नज़र आ रहा होता है ना, कि अगर मैं चलो ये आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं को रैंडमली नंबर एंटर कर देता हूँ, रैंडम कर देता हूँ। मैं 2 एंड 3 एंटर कर दिया, 2 एंटर कर दिया, इधर मैंने ये एंटर कर दिया, लेट से ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सो ये कर दिया, ये कर दिया एंड ये कर दिया। डायबिटीज टेस्ट रिजल्ट्स, दिस पर्सन इज डायबिटिक। सो बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स माय मॉडल मेरा क्या कर रहा है, द पर्सन इज डायबिटिक। बट वी नो कि पर्सन डायबिटिक नहीं होता। हमारा जो रिजल्ट आ रहा था वो इधर 0 आ रहा था या 1 आ रहा था, बिकॉज वो 0.5 के थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, जो भी आपने थ्रेशोल्ड डिफाइन किया क्लासिफिकेशन के अंदर। तो वो चीज़ तो मैंने यहाँ पे की हुई है कि अगर तो वो 0 वैल्यू आ रही है आपके पास, जो आपके इंडेक्स पे वैल्यू आ रही है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है, अगर तो वो 0 है तो क्या है, दिस पर्सन इज नॉट डायबिटिक। और अगर एल्स है तो क्या, दिस पर्सन इज डायबिटिक। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ करने के बाद हाउ यू कैन सेव द मॉडल। आपका मॉडल कहाँ पे पड़ा हुआ था? योर मॉडल वाज, लेट मी चेक, लेट मी, ये पड़ा था मॉडल तुम्हारा क्लासीफायर के अंदर, ऊपर देखो ना। सो ये क्लासीफायर में तुम्हारा मॉडल पड़ा हुआ है जिसने ट्रेन हुआ है जो। तो क्लासीफायर को मैंने क्या किया, हम ना दो तीन लाइब्रेरीज के नाम याद रखना। द फर्स्ट वन इज पिकल एंड द सेकंड इज जॉबलिप। मोस्टली हम पिकल को यूज करते हैं। व्हेन यू हैव टू सेव द ट्रेन्ड मॉडल, अपने एक मॉडल ट्रेन कर लिया, आप उसको सेव कैसे कर सकते हो कि आपको दोबारा से उसकी ट्रेनिंग ना करवानी पड़े, आपके पास सेव्ड मॉडल आ गया, उसने वो फीचर्स ट्रेन सेव कर लिए हैं। तो हाँ, आप पिकल यूज करते हो मोस्ट ऑफ टाइम। मैं पर्सनली पिकल को पसंद करता हूँ जब भी अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। तो बट आप जॉब लिप पे भी काम कर सकते हो। सो डायबिटीज मॉडल डॉट एस मैंने फाइल का नाम दिया है, फाइल नेम है। डॉट एस एक एक्सटेंशन है, डॉट पिकल एक्सटेंशन भी होती है, पीकेएल डॉट एस भी होती है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो।
क्लासिफायर जो मेरा मॉडल था, डंप फंक्शन जो उसको उसके डंप कर रहा है, और ओपन सिंपल के फाइल को ओपन करो, उसको रीड एंड वो करो। लोडिंग द सेव मॉडल, अब यहाँ पे जो मैंने लोड किया सेव मॉडल को, मेरा सेव मॉडल क्या था, ये चेक करने के लिए, यहाँ पे मेरा मॉडल सेव हो चुका है, मेरा एक लाइन के अंदर मॉडल सेव हो गया है, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा जो सेव मॉडल था वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा। सो लेट्स चेक। जब मैंने सेम वैल्यूज दोबारा से लोड करके, तो जब दोबारा मैंने लोड किया मॉडल, तो उसको मैंने अपनी नोटबुक में लोड करके दोबारा से सेम वैल्यूज पास की, तो अब मुझे वो क्या आंसर कर रहा है, दिस पर्सन इज डायबिटिक। ऊपर मुझे क्या आंसर कर रहा था, दिस पर्सन इज डायबिटिक, मतलब मेरा मॉडल जब सेव नहीं था तब भी सेम आंसर बिहेव कर रहा था, जब सेव होने के बाद लोड किया मैंने तब भी सेम बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ये सारे कॉलम्स वगैरह नीचे आ गए, तो वो चीज़ है। अब आपके पास सेव मॉडल आ गया, सेव मॉडल डायबिटीज डॉट मॉडल डॉट एस की फाइल आपके पास एक आ जाएगी, जैसे आप देखो ना इधर मेरे पास आ चुकी हुई है डायबिटीज डॉट एस की फाइल आ चुकी हुई है। इस फाइल का आपने क्या करना है, ये फाइल आप इस एक फ्रंट एंड में कैसे लेके आ सकते हो, तो इसके लिए जो आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप डिजेंगो, आपने को वेब बैकएंड की कोई भी चीज़ यूज़ सकते हो, आप डिजेंगो, मैंने डिजेंगो पे भी हमने एप्लीकेशन ये बनाई थी, फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, बैकएंड जेंगो पे, उसके अंदर मैं ट्रेनिंग वगैरह ऐड की थी, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डू दिस इज बेसिकली आइदर ग्रेडियो और स्ट्रीमलिट। पर्सनली आई प्रेफर स्ट्रीमलिट। मैं आपको ऑप्शन सब दे रहा हूँ, फिर अब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है मैं फिर आपको वो बता रहा हूँ। सो स्ट्रीमलिट को मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, जो ये एप्लीकेशन भी स्ट्रीमलिट के ऊपर है। ठीक है, अब स्ट्रीमलिट क्या है, सो स्ट्रीमलिट अगर मैं आपको दिखाऊं, स्ट्रीमलिट, so Streamlit is basically a faster way to build and share data apps. Streamlit turns data scripts into shareable web in minutes. ये एक तरह का आपका एक ऐसा फ्रंट एंड टूल है जो कि आपके मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है, और आपको जस्ट विद इन फ्यू लाइंस ऑफ कोड्स आपको जो है ना काइंड ऑफ फ्रंट एंड प्रोवाइड कर देता है, और उसी के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो। अब ये जो अगर मैंने सिर्फ आपको जो एक डायबिटीज वाला दिखाया ना, बाकी अगर आप तीनों नोटबुक्स देखोगे ना उनके अंदर भी सेम प्रोसेस होगा। इसी तरह से मैंने मॉडल सेव किया है, बस उसका नाम चेंज किया है, जो क्लासिफिकेशन का था उसे चेंज किया है। इसी तरह से मैंने चेक किया और मैंने अपना मॉडल सेव कर लिया है। ये पार्किंसन में देखोगे, डायबिटीज वाला देख लिया था, पार्किंसन में देखोगे इन द एंड, तो सेम तरीके से मैंने पार्किंसन को सेव किया होगा। देखो ना पार्किंसन मॉडल डॉट एस से भी सेम चीज़ की है मैंने, कोई डिफरेंट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास हार्ट डिजीज वाला भी आ जाएगा। ओके, अभी देखो मेरे पास 3 मॉडल आ चुके हैं, डायबिटीज मॉडल डॉट एस पार्किंसन मॉडल डॉट एस और हार्ट डॉट एस। अब मुझे सिर्फ ये 3 मॉडल्स चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी नोटबुक्स भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे कोड भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा डेटा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्रेडिक्शन करवाने के लिए सिर्फ ये 3 मॉडल्स चाहिए, बिकॉज़ ये ट्रेन्ड मॉडल्स हैं। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाई app.py के नाम से। ओके, ये एप्लीकेशन मैंने जब बनाई, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसका थोड़ा-सा फ्लो समझना। मैंने तीनों मॉडल्स को लोड कर दिया, तीनों मॉडल्स को लोड करने के बाद मैंने तीनों मॉडल्स के पेज बना दिए, जब इन्हें इंटीग्रेट करना था। अगर आपने सिंगल बनाना हो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। दिस वाज़ बिट ट्रिकी कि आपने तीनों को इंटीग्रेट करना है इस तरह से, ठीक है? दिस वाज़ बिट ट्रिकी, बट अगर आपने सिंगल करना हो तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। खैर, पिकल इंपोर्ट किया, पिकल क्यों इंपोर्ट किया? बिकॉज़ मुझे अपने मॉडल्स को लोड करना है, तो लोड करने के लिए ऑब्वियसली मुझे पिकल यूज़ करनी पड़ेगी। स्ट्रीमलिट और स्ट्रीमलिट ऑप्शन, ये सिंपल हम स्ट्रीमलिट को यूज़ कर रहे हैं तो इससे उसके इंटरफेस के लिए हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैंने मॉडल्स लोड कर लिए, देखो ये सारे मॉडल्स लोड हो गए, ये तीनों मॉडल्स देखो, ठीक है? मैंने लोड कर ली। अच्छा, नीचे क्या हुआ, टाइटल, ये जो स्ट्रीमलिट का है ना, ये st.set पेज कॉन्फ़िगर, ये जो थोड़ा-सा साइड बार कैसे आएगा, सिलेक्टेड के अंदर कैसे आएगा, वैल्यूज़ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ये सारी चीज़ें कैसे आएँगी? ये चीज़ें आप आपको आधे घंटे का स्ट्रीमलिट का क्रैश कोर्स करोगे, आपको उसमें समझा दिया रहेगा कि ये फ्रंट एंड कैसे बनता है। ये सिर्फ़ उसकी कमांड्स हैं। जैसे अगर आप बूटस्ट्रैप किसी पढ़ी हो वेबसाइट्स के अंदर, बूटस्ट्रैप जो करते हैं हम फ्रंट एंड में सीएसएस के साथ, तो उसकी अपनी कमांड्स थोड़ी-सी होती हैं, आपको सिर्फ़ उससे फ़ैमिलियर होना होता है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ वो चीज़ है। आप इसके अंदर देखें प्रॉपर एक काइंड ऑफ इसमें एक स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन बना रहे हैं, और स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन बनाने के बाद सिलेक्टेड डायबिटीज़ प्रेडिक्शन, पेज टाइटल कैसा होना चाहिए, जब गेट यूज़र से आपने इनपुट लेनी है, तो वो किस तरह से आपने लेनी है, कौन-कौन से कॉलम्स के अंदर कैसी वैल्यूज़ जाएँगी। प्रेगनेंसी वाले के अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट इनपुट नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज़ जाएँगी, ठीक है? ग्लूकोज़ जो कॉलम है उसके अंदर क्या जाएगा, ग्लूकोज़ लेवल जाएगा। ब्लड प्रेशर वाले कॉलम के अंदर क्या जाएगा, ब्लड प्रेशर वैल्यू जाएगी। तो इस तरह से ये सब आपके पास आ जाएगा, और इन द एंड क्या होगा कि डायबिटीज डायग्नोज क्या आ रहा है, और क्रिएट अ बटन फॉर प्रेडिक्शन। क्रिएट अ बटन फॉर प्रेडिक्शन के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं
कि डायबिटीज़ अगर तो 0 पे जा रही है, 1 है, तो क्या कह दो द पर्सन इज़ डायबिटिक, अगर नहीं है तो द पर्सन इज़ नॉट नॉट डायबिटिक। और एसटी डॉट सक्सेस का मतलब है कि वो चीज़ प्रिंट करवा दो, और ग्रीन कलर में, बिकॉज़ सक्सेस ग्रीन कलर में होता है, तो उसने प्रिंट करवा दिया। सेम चीज़ जब हमने यहाँ पे की थी, तो ये मुझे जो आंसर मिल रहा था वो मुझे ऐसे ही मिल रहा था। तो दिस वाज़ माय फ्रंट एंड। ओके, ऐसे ही मैंने बाकी दोनों के लिए भी नीचे रिपीट कर लिया है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे, बस जहाँ जिसका डेटा किस तरह का आ रहा है, बस उसके लिए मैंने वैसे फ्रंट एंड चीज़ें क्रिएट की हैं कि आपको वो वहाँ से फीचर्स मिल जाएँ कि आपने डेटा जहाँ पे एंटर करना है। ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। डेटा एबिलिटी वैसे ही आपने प्रेडिक्शन की अपने मॉडल के थ्रू। बिकॉज़ देखिए ना, हार्ट डिज़ीज़ डॉट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अब मैं, ताकि मेरा मॉडल के अंदर प्रेडिक्शन का डेटा पड़ा हुआ है ना सारा, प्रेडिक्ट कैसे करेगा। उसके अंदर मैंने उसको सिर्फ अब उसके कॉलम पास किए हैं एंड मैंने प्रेडिक्शन करवा लिया इफ एल्स लगा के। सेम पार्किंसन के अंदर किया है। पहले मैंने सारे कॉलम्स बनाए हैं जिसमें डेटा लूँगा यूज़र से इनपुट, और वो डेटा लेने के बाद इन द एंड मैंने क्या किया है, सेम उसी तरह से मॉडल लोड करके मैंने सारे कॉलम्स के ऊपर से प्रेडिक्शन करवा लिया और प्रिंट करवा दिया। ये चीज़ करने के बाद आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन बिल्ट हो जाएगी, बट ये एप्लीकेशन आपके पास लोकली आपके पास होगी, आपकी मशीन के ऊपर होगी, क्लाउड पे नहीं होगी, डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। सो डिप्लॉयमेंट के लिए क्या चीज़ें होती हैं? सो डिप्लॉयमेंट आप तो अच्छा स्ट्रीमलीट वगैरह पे ना आप फ्री डिप्लॉय भी कर सकते हो। स्ट्रीमलीट आपको ये अवेलेबल, फ्री स्ट्रीमलीट भी है, मेरा ख्याल है हेरोकू भी था पहले, अब शायद पता नहीं वो चल रहा है, नहीं चल रहा, बीच में सुना था पेड हो गया। बट इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कि आप उनको फ्री में डिप्लॉय कर दो अपने मॉडल्स को, इस तरह की एप्लीकेशंस बना के। चूँकि आई एम एन एमएलएस से एम्बेसडर एज़ वेल, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्रेडिट्स मिले होते हैं अज़्योर के, तो हमारे पास प्रॉपर क्लाउड है, तो हम उसको क्लाउड को यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इसको सिंपल क्या किया, क्लाउड के ऊपर जाके स्टैटिक वेब पेज को इसको ऐड कर दिया। स्टैटिक वेब पेज ऐड करने के बाद मैंने सिर्फ़ इसको क्या दिया है, पाथ दिया अपने गिटहब रेपॉज़िटरी का। ये देखिए ना, गिटहब प्रोजेक्ट, उसको पूरा पाथ दिया है। वो पाथ देने के बाद उसने सब कुछ ये थोड़े-से रिसोर्स ग्रुप वगैरह लेना होता है, देखना होता है। ये क्लाउड की चीज़ें हैं, थोड़ा-सा मैं इस पे ज़्यादा नहीं बात करता। बट मैंने इसका क्या रखा कि जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था मल्टीपल डिज़ीज़ डॉट एज़्योर वेबसाइट्स डॉट नेट, वो आगे उनकी एक्सटेंशन लगती है डिफ़ॉल्ट डोमेन के अंदर। तो मुझे वो मेरा डोमेन नेम मिल गया, और मैंने जब गिटहब का रेपॉज़िटरी का वो पूरा लिंक इसे प्रोवाइड किया, तो क्या हुआ, ऑटोमैटिकली वो मेरा क्लाउड के साथ लिंक्ड हो गया। क्लाउड के साथ लिंक्ड होने के बाद मैंने किया क्या कि ये सारा जो लिंक्ड हो गया, अब ये इसमें मज़े की बात क्या है, देखिए, अब ये सीआई/सीडी पाइपलाइन्स का अगर आपको आइडिया है, किसी को आइडिया है सीआई/सीडी पाइपलाइन्स का? सिंटैक्स वगैरह क्या हुआ? में भी ये सब है कि डॉक्यूमेंटेशन में भी ये सब है। जी हाँ, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली उसी की वगैरह की होगी। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो बेशक। डॉक्यूमेंटेशन थोड़े लोगों के लिए प्रॉब्लम इस सेंस में हो जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन ना वो चैट्स वगैरह वो होती है सिंपल, वो टेक्स्ट होता है और तो कभी बोरिंग भी लगती है। तो इस वजह से काइंड ऑफ क्रैश कोर्स कर लो। क्रैश कोर्स करने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, तो वो फिर भी तो फ़ैमिलियर हो जाता है अगर कोई ज़्यादा बिगिनर है तो। बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन करो, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है। जस्ट टेल मी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। जस्ट टेल मी वन थिंग, आपको सीआई/सीडी पाइपलाइन्स का पता है? एनीवन, सीआई/सीडी पाइपलाइन्स क्या होती हैं? कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट नहीं पता। सो आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, आपको सीआई/सीडी पाइपलाइन्स का बताऊँगा। ओके। कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि मैं कंटीन्यूअसली अगर अपनी इस रेपॉजिटरी के अंदर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा हुआ था, ये टाइटल पे देखें, टाइटल में मैंने लिखा हुआ है हार्ड मल्टीपल डिजीज प्रेडिक्शन सिस्टम एमएलएसए कोर्स प्रोजेक्ट। अगर मैं इधर ये एमएलएसए कोर्स प्रोजेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ कि मेरा ये फ्रंट पेज पे शो ना हो मेरी एक्चुअल वेबसाइट के अंदर, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको डिलीट करके, तो जैसे ही मैं डिलीट करूँगा और उसको सेव चेंज करूँगा, तो कमिट चेंज कर दूँगा मैं। तो ये कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन हो गई, अब कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट का पार्ट आएगा। कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट मतलब कि वो उसी वक़्त, उसी टाइम लाइव में अब उसको काम करेगा, उसको वर्किंग करेगा और साथ ही मेरा चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। मेरी एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर मेरा चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली योर कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट डिप्लॉयमेंट, कि आप जैसे-जैसे चेंज करते जा रहे हो अपनी रेपॉजिटरी में, वैसे-वैसे रियल टाइम में चेंज आपकी वेबसाइट के ऊपर होता जा रहा है, ठीक है? अब ये चीज़ कर कौन रहा होता है? ये चीज़ कर रहा होता है गिटहब एक्शंस। अगर गिटहब एक्शंस का अगर आपको पता हो, तो गिटहब एक्शंस आपके सीसीडी पाइपलाइन्स को हेल्प कर रहे होते हैं। सो आई होप इससे आपको, मैंने बड़ी जल्दी में इसको कंक्लूड किया, बट आई होप इससे आपको एक बेटर आइडिया एंड अप्रोच मिल गई होगी कि आप इसमें काम करते कैसे हो। अब किसी का कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ के रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जा सकते हो। थैंक यू। सेशन हैज़ बीन डन।